हेलो एवरीवन। तो इस ड्रामे के हीरो का नाम है डोंग मान, जो कि इस वक्त एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। लेकिन एक्चुअली उसे एक क्रेज है ताइक्वांडो का, और वो ना सिर्फ खुद ताइक्वांडो प्लेयर है, बल्कि वो अक्सर अपनी क्लासेस के बीच भी ताइक्वांडो के मैच देखता रहता था। और इसी तरह से मैच देखते हुए उससे कुछ शोर हो जाता है, जिसकी वजह से मैथ्स का टीचर उसे पकड़ लेता है। क्लास में एक्चुअली डोंग मान और उसका बेस्ट फ्रेंड जू मान, यही दोनों बहुत नोटोरियस थे अपनी शरारतों को लेकर। वो उनसे एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ लेता, जो कि टीचर उसी टाइम पर समझा रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे हीरोज को तो ये बिल्कुल भी नहीं पता था। वो गलत आंसर देते हैं और उसके बाद टीचर उन्हें सामने बुलाकर खड़ा कर देता है और उनका ताइक्वांडो का सारा जुनून बाहर निकाल देता है। और फिर उसी टाइम पर हमें हमारे ड्रामे की फीमेल लीड को दिखाते हैं, जिसका नाम है एरा। एरा के साथ उसकी बेस्टी सेली थी, और ये लोग आज स्कूल से जल्दी बंक करके एक्चुअली जाना चाहते थे डोंग मान का मैच देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर टीचर उनसे उनकी सारी एसेसरीज छीन लेती है। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि एरा का सपना है कि वो बड़ी होकर एक एंकर वुमन बने, जबकि सेली तो एक गुड हाउसवाइफ बनना चाहती थी। उधर स्कूल में आज हमें दिखाते हैं कि डोंग मान ने अपनी एक स्पेशल शर्ट भी प्रिपेयर की हुई थी आज के मैच जीतने के बाद शो ऑफ करने के लिए। लेकिन जू मान उसे कहता है कि बहुत आउटडेटेड लग रहा है, और साथ ही साथ वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हें पता नहीं चला कि अब तक कि हमारे स्कूल की प्रिंसेस जिसका नाम बोराम है वो तुम्हें ही लाइक करती है, तुम उसे डेट के लिए प्रपोज क्यों नहीं कर देते। एक्चुअली डोंग मान की सारी तवज्जो अपने ताइक्वांडो पर थी। वो ये सुनकर खुश तो होता है कि बोराम उसे लाइक करती है, लेकिन उसने खुद ये कभी भी रियलाइज नहीं करा था कि वो उसके लिए कितना कुछ स्पेशल कर रही थी। उधर हमें एरा को दिखाते हैं, वो अपनी बेस्टी के साथ मिलकर बहुत सारा मेकअप करती है खुद को पेल दिखाने के लिए, ताकि लगे कि वो बेचारी बहुत बीमार है। लेकिन फिर भी टीचर हर दफा उनके ट्रिक्स को पकड़ लेती थी, उन्हें छुट्टी देने से इनकार कर देती है। लेकिन टीचर जैसे ही साइट पर होती है वो जाती है, अपनी एसेसरीज उठाती है और ये कहते हुए वहां से भाग जाती है कि कल हो ना हो हम आज का दिन जीना चाहते हैं। एक्चुअली एरा डोंग मान की बचपन की फ्रेंड है, और वो चाहती थी कि आज वो उसे चीयर करने के लिए जरूर पहुंचे। उसे डर था कि पता नहीं कोई और उसे सपोर्ट करेगा भी कि नहीं। लेकिन वहां पर वेन्यू के बाहर जब वो पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि डोंग मान अपने स्कूल में कितना फेमस है, और वहां पर इतनी सारी गर्ल्स सपोर्ट करने के लिए आई हुई थी। डोंग मान को सपोर्ट करने के लिए तो गर्ल्स बोराम के साथ आई थी, जो कि स्कूल की प्रिंसेस थी। लेकिन यहाँ पर एरा उन सारों को पीछे छोड़ देती है। उसके हाथ में एक माइक था, जिसकी वजह से वो इतना शोर मचाती है कि उसके अलावा किसी की सपोर्ट की आवाज डोंग मान तक नहीं पहुंच रही थी। इतने में फाइनली डोंग मान वो मैच जीत जाता है। अब वो खुशी में आकर अपना ताइक्वांडो यूनिफॉर्म उतारता है और सीधा फेंक देता है क्राउड में। फेंकना तो वो बोराम को चाहता था, लेकिन एरा पकड़ लेती है, और उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम मुझे डेट करोगी, आपसे सबको यही बताना कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन ये सारा कुछ वो एरा के लिए नहीं बल्कि बोराम के लिए बोल रहा था। इतने में उसका कोच आता है, जो कि उसे इस तरह से कान से खींचता हुआ वहां से ले जाता है कि तुम यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए नहीं आए हो। अब यहीं से ही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि एरा बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह लोगों को क्रॉस करती हुई एक मॉल में एंटर हो रही है। लग रहा था कि वो वाकई एंकर वुमन बन चुकी है, तभी तो उसे इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली वो उसी मॉल के इन्फो डेस्क पर सिर्फ एक मामूली सी लड़की थी। दूसरी तरफ डोंग मान ताइक्वांडो खेलते खेलते पता नहीं कहां से डॉक्टर बन गया है। उसकी पर्सनालिटी कमाल की थी, और वो एक बहुत बड़े पेंट हाउस में जा रहा था। लेकिन ना तो वो कोट किसी डॉक्टर का था और ना ही वो पेंट हाउस डोंग मान का। एक्चुअली वो एक बग किलिंग कंपनी में काम करता था, और वहां सिर्फ स्प्रे करने के लिए आया था। और बस इन दोनों के बेस्ट फ्रेंड्स का भी कुछ इन्हीं के जैसा ही हाल था। वो किसी खास पोस्ट पर नहीं लगे थे, बल्कि एक नॉर्मल सी मामूली सी लाइफ गुजार रहे थे। एरा आज इन्फो डेस्क पर खड़ी अपने बॉयफ्रेंड मोकी को बार बार मैसेजेस कर रही थी, लेकिन उसे इग्नोर करता रहता है। अब यही बड़ी एरा को अपनी एक पुरानी फ्रेंड जूहा मिल जाती है, और वो दोनों इकट्ठी बातें करने लगती हैं। यहाँ पर जूहा बहुत ज्यादा बोस्ट कर रही थी और उसे बताने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड एक डॉक्टर है, और बस वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों में लगी हुई थी। एरा भी कहने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड वो प्रोसिक्यूटर बनने वाला है, आजकल स्टडीज कर रहा है। अब एक तरफ उन दोनों की ये नोक झोंक चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते कि डोंग मान भी अपनी एक ब्लाइंड डेट के साथ बैठा हुआ था। लेकिन वो लड़की उससे कुछ ज्यादा इंप्रेस दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि डोंग मान काफी गरीब था। यहाँ पर वो गर्ल उससे पूछने लगती है कि क्या तुम कभी कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में भी इंटरेस्टेड थे। लेकिन यहाँ पर वो झूठ बोल देता है और कहता है कि नहीं, और अपने ताइक्वांडो का पास्ट उसे नहीं बताता।
उधर जूमान और सैली को भी दिखाते हैं। वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, लेकिन जूमान को जब भी मौका मिलता था वो सैली को अपने बॉस की डांट से बचा लेता था। उधर एरा को फ्री होकर पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड मोकी दोबारा से एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका है। ये सुनते ही उसका मूड ऑफ हो जाता है। वो चाहती थी कि जल्दी पास आउट हो और वो दोनों अपनी लाइफ स्टार्ट करें, लेकिन मोकी बहुत नॉन सीरियस टाइप का इंसान लग रहा था। वो कहता है कि मैं बाईसाइकिल पर ट्रैवल करना चाहता हूँ, अपने आप को फ्रेश करना चाहता हूँ ताकि अगले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकूँ। अब एरा से मिलने के लिए उसी के मॉल में डॉगमान पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर उसने अपनी शर्ट के नीचे अपना वही डॉक्टर वाला कोट भी पहना हुआ था। जूहा उसे देख लेती है और जब वो उसे ग्लास डोर में स्टक हुए उसकी हेल्प करता है तो वो बहुत इंप्रेस हो जाती है, कितना हैंडसम है और ऊपर से एक डॉक्टर भी। अब एरा नहीं चाहती थी कि जूहा डॉगमान के करीब जाए, तो वो उसे झूठ बोल देती है कि तो बचपन से मुझे लाइक करता है, अभी तक सिर्फ मेरा फ्रेंड है, लेकिन मुझे अपना दिल पहले ही दे चुका है, इसलिए तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं है, इससे फासला ही रखना। अब उसके बाद डॉगमान और एरा एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। यहाँ पर कुछ बॉयज एरा को घूर रहे थे, तो डॉगमान पॉजेसिव होकर उससे अपनी सीट्स स्विच कर लेता है, जबकि यहाँ पर जूहा भी बाहर खड़ी उनको देख रही थी। और जूहा को जेलस कराने के लिए एरा जानबूझकर यहाँ पर डॉगमान को कहती है कि तुम मेरे बालों को क्यों नहीं छूते, और जिसके बदले वो उसे एक बहुत अच्छी डिश खिलाने का वादा भी करती है। और ये सुनते ही डॉगमान ऐसे करने लगता है, लेकिन बेचारी एरा के बाल कुछ इतने फ्रिजी थे कि डॉगमान का हाथ उसमें अटक ही जाता है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके हेयर को पैक नहीं बल्कि नोच रहा है। अब लंच के बाद एरा जाती है एक स्टोर पर और अपने बॉयफ्रेंड मोकी के लिए एक जबरदस्ती बाईसाइकिल खरीद लेती है उसे गिफ्ट में देने के लिए। अब वो किसी तरह से उस बाईसाइकिल को बस में भी एडजस्ट करती है और फिर उसके स्टॉप तक लेकर जाती है। वो उसे बार बार कॉल्स कर रही थी, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाता। जब वो अंदर जाती है तो वो झूठ बोल देता है कि मैं तो सो रहा था, लेकिन यहाँ पर वो नोटिस करती है कि कुछ तो गड़बड़ है इसकी अपीयरेंस के साथ। लेकिन अंदर पहुंचकर थोड़ी देर बाद एरा को रियलाइज हो जाता है कि वहां पर जो एक मिडिल एज्ड वुमन सर्व कर रही है रेस्टोरेंट वाली बनकर, एक्चुअली मोकी उसे उसके साथ चीट कर रहा था। अब वो मोकी की और उसके फ्लैट की हालत खराब कर देती है और उसके बाद उन दोनों को सामने बिठाकर पूछने लगती है कि तुमने मुझसे चीट करा, वो भी सिर्फ इस लेडी के लिए। एरा को लगा था कि वो लेडी एक छोटे से रेस्टोरेंट की मालिक है, लेकिन जब वो उसका रेस्टोरेंट देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो लेडी बहुत रिच थी और सिर्फ इसी वजह से मोकी ने एरा को धोखा दिया था। मोकी को एक जबरदस्त सी कार भी दिलाई थी। मोकी को उसने 18 गियर वाला बाईसाइकिल भी दिलाया था, और तो उस लेडी के पास बहुत जबरदस्त सी एक गाड़ी भी थी। और दूसरी तरफ डॉगमान को दिखाते हैं जो कि आज एक जगह पर मीट खरीद रहा था, लेकिन यहाँ पर मीट बेचने वाला उसका फॉर्मर कोच ही था और वो उसे यही कह रहा था, वंस अ मार्शल आर्टिस्ट इज ऑलवेज अ मार्शल आर्टिस्ट, तुम वापस ज्वाइनिंग क्यों नहीं करते। लेकिन डॉगमान कहता है कि मैं वो सारा कुछ भुलाना चाहता हूँ, जितनी मेरी ह्यूमिलिएशन हुई थी, मैं अब दोबारा ये सारा कुछ ज्वाइन नहीं कर सकता। और उधर जब डॉगमान वापस जा रहा था तो यहाँ पर मुकी एरा को वापस छोड़ने के लिए जा रहा था और उसी की गाड़ी से डॉगमान की टक्कर हो जाती है। और यहीं पर एरा को एक और बात पता चलती है, और वो ये थी कि वो मिडिल एज्ड वुमन अब मुकी के बेबी की मामा भी बनने वाली है। अब ये देखकर तो एरा गुस्से से और भी पागल हो जाती है और डॉगमान को कहने लगती है कि तुम्हें इन पर केस कर देना चाहिए और इनसे पेनल्टी लेनी चाहिए, तुम्हारी जान लेना चाहते थे तुम्हें कुचल के। डॉगमान हैरान होता है, लेकिन फिर उसे समझ आ जाती है कि जिसे वो मुकी की आंटी समझ रहा है वो आंटी नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड है। और जब उसे पता चलता है कि एरा पर चीट हुआ है तो वो तीनों वहीं सड़क पर खड़े एक दूसरे से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद एरा को छोड़ने के लिए डॉगमान खुद जाता है, क्योंकि एरा बेचारी को तो बाईसाइकिल चलानी नहीं आती थी। यहाँ पर डॉगमान ने काफी मार भी खाई हुई थी उसी आंटी वाली लेडी से, क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो लेडी पर हाथ नहीं उठाएगा। यहाँ पर एरा बेचारी की सैंडल भी टूट जाती है और वो इस गम को लेकर भी बहुत रोती है कि आज का दिन ही बहुत बुरा था। लेकिन साथ ही साथ वो डॉगमान को कहने लगती है कि तुमने हिरान की न्यूज तो सुनी होगी, उसकी डिवोर्स हो चुकी है। और फिर यहाँ से गुजरते हुए डॉगमान एक हैंडबैग एरा को लेकर देता है और उससे कहने लगता है कि ये जो बैग तुम्हें मुकी ने दिला है इसे फेंक दो, और ये बैग जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसे हमेशा अपने साथ रखना, ये इतना ड्यूरेबल है कि अगर तुम्हें इसमें स्टोन्स भर के मुकी को मारोगे भी सही फिर भी नहीं टूटने वाला। और फिर वहां से गुजरते हुए डॉगमान उसके सर पर बहुत प्यार से हाथ फेरता है, और यही तो था जो आज रेस्टोरेंट में डॉगमान से एरा कराना चाहती थी,
लेकिन यहाँ पर वो पहली दफा उसे देखकर एकदम रेड हो जाती है। उसे लग रहा था कि उसका हार्ट भी फ्लटर हो रहा है, लेकिन वो डोंगमान के सामने साफ इनकार कर देती है कि ऐसा तुम्हारे लिए मुझे कभी भी नहीं हो सकता। और यहीं पर उन्हें वो लेडी हेरान भी देख रही थी। हेरान कौन है ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। मैंने उसके बाद हमें पता चलता है कि हेरा और डोंगमान इन्होंने अपना बचपन भी एक साथ ही गुजारा था। ये दोनों सेओल से नहीं थे बल्कि किसी और छोटे शहर से थे, लेकिन इन दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ प्योर फ्रेंडशिप रही थी हमेशा से। लेकिन फिर भी इनकी अलग अलग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते रहते थे, पर कभी भी वो उनके बेस्ट फ्रेंड से आगे नहीं बढ़ सकते थे। और बोराम का अंजाम भी कुछ इसी तरह का हुआ था। डोंगमान के सामने एरा और बोराम की लड़ाई हुई थी और उसने बोराम की बजाय एरा की साइड ली थी। इसी वजह से इनका ब्रेकअप भी हो गया था और इनके फ्लैट्स भी बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने थे। एक दिन एरा जानबूझ के तंग करने के लिए डोंगमान को छेड़ती है और कहती है कि हनी ये सामान तुम लेते जाओ। और डोंगमान को बहुत ऑकवर्ड लगता है। वो कहता है मुझे हनी या स्वीटी आंदा कभी ना बोलना। अब थोड़ी देर बाद एरा रेडी होकर आ जाती है। एक्चुअली आज वो बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि उसकी फ्रेंड जुहा की शादी थी और उसी पर उसने जाना था। वो उससे पूछने लगती है कि मैं कैसी लग रही हूँ और जानबूझकर प्रिटी एक्ट करने लगती है। क्यूट गर्ल्स की तरह एक्टिंग कर करके बोल रही थी। डोंगमान का मन करता है पहले तो इसे किक दे मारे, लेकिन फिर सोचता है गर्ल्स पर हाथ या पैर उठाना मेरी आदत नहीं। पर जब तंग आता है तो उसकी नेक को एक लॉक लगा देता है और कहता है कि आइंदा मेरे सामने इस तरह की एक्टिंग मत करना, तुम क्यूट एक्टिंग करते हुए बहुत डिस्गस्टिंग लगती हो। उधर सेलही और जूमान को दिखाते हैं। वो दोनों भी ऑफिस में सीक्रेटली डेट कर रहे थे, लेकिन उनका रिलेशनशिप सीक्रेट होने की वजह से जूमान के साथ जब भी कोई लड़की फ्रेंडली एक्ट करती थी तो सेलही को बहुत ऑब्सेसिव फील होता था, पर बेचारी कभी भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ डोंगमान का काम कुछ अच्छा नहीं जा रहा था और उसका मैनेजर बहुत ही खड़ूस इंसान था। हर वक्त उसे डांटता रहता था और डोंगमान को जब भी गुस्सा आता था वो जाता था और कहीं ना कहीं अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करता था, पर शॉपकीपर से डांट भी खा बैठता था। अब हमें जुहा को दिखाते हैं वेडिंग में। जब हमें उसका दूल्हा नजर आता है तो पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड जिसकी वो इतनी तारीफें कर रही थी वो एक्चुअली टकला और बूढ़ा भी था। लेकिन इस सब से क्या फर्क पड़ता है जब वो अमीर था। उधर डोंगमान को उसका एक फ्रेंड आज एक क्विज शो में लेकर जाता है। वैसे तो उसने वहाँ शांत रहना था, लेकिन उसे एक दो जवाब देने पड़ते हैं जो कि गलत होते हैं। और उसी क्विज शो में एक लड़का था जो विनर था। वो कोई और नहीं था बल्कि उसका हाई स्कूल फेलो था। हाई स्कूल में उनकी क्लास का सबसे पढ़ाकू लड़का जिसका नाम था मोबिन। और मोबिन का एक्चुअली बोराम पर क्रश था, लेकिन बोराम डोंगमान ने उसे छीन ली थी। आज डोंगमान को थोड़ा अफसोस तो होता है, मोबिन कहाँ से कहाँ पहुंच गया और बेचारा डोंगमान, उसका ना तो कैरियर रहा और ना ही उसके पास कोई अच्छी जॉब थी। वो तो अपने सपने को भी फॉलो नहीं कर सकता था। उधर जुहा की वेडिंग में एक कांड हो जाता है। उसने हांगकांग से एक स्पेशल अपनी फ्रेंड मंगवाई हुई थी जिसका नाम सिंडी था। उसने अनाउंसर बनना था, लेकिन उसकी फ्लाइट डिले हो जाती है। अब यहाँ पर वो अनाउंसर किसको बनाए, उसके ज़हन में एक ही ऑप्शन आता है और वो था एरा, क्योंकि वो हमेशा से एंकर वुमन बनना चाहती थी। बहुत ज़बरदस्त बोलती थी जब भी उसके सामने माइक आता था। एरा उसी टाइम पर अपनी फ्रेंड्स के बीच बैठी काफ़ी एम्बैरस हो रही थी, क्योंकि ना तो वो एक एंकर वुमन बन सकी थी और ना ही उसका एक अच्छा कैरियर था, ना ही कोई बॉयफ्रेंड। इतने में जूहा उसे रोक लेती है और उससे कहने लगती है कि प्लीज़ आज मेरी वेडिंग में तुम अनाउंसर बन जाओ, क्योंकि तुमसे अच्छा और कोई नहीं बोल सकता। और जब वो उसे वो ड्रेस दिखाती जो अनाउंसर ने पहनना था तो वो देख कर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सोचने लगती है कि क्यों ना आज के दिन के लिए मैं सिंड्रेला बन ही जाऊँ। अब वो ड्रेस पहने एरा बहुत सुंदर लग रही थी और जितना सुंदर वो बोलती थी वहाँ पर मौजूद सारे गेस्ट्स उसके दीवाने हो जाते हैं। यहाँ पर मोबिन और उसके कुछ फ्रेंड्स भी बैठे हुए थे। उन सबको एरा बहुत अच्छी लगती है। सब लोग उसे सिंडी समझ रहे थे क्योंकि सिंडी को यहाँ पर पहले किसी ने नहीं देखा था। अब फाइनली एरा उसका ये इवेंट बहुत अच्छे से गुजार लेती है। दूसरी तरफ डोंगमान आज अपनी फैमिली की तरफ गया हुआ था। यहाँ पर डिनर करते हुए उसके डैड उसे दोबारा से ताइक्वांडो ज्वाइन करने को बोलते हैं, लेकिन ये सुनते ही डोंगमान को गुस्सा आ जाता है। उसके और डैड के बीच लड़ाई हो गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डोंगमान की एक छोटी सिस्टर है जिसका नाम डोंग ही है। डोंगमान इमोशनल होकर बहुत रोता है और डैड से कहता है कि डोंग ही को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये मुझे करना पड़ा क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की थी। और इसी वजह से आज मैं इस नहज पर खड़ा हुआ हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं हार चुका हूँ। उधर वेडिंग के बाद एरा को मिलने के लिए आते हैं मोबिन और उसके फ्रेंड्स। वो भी उसी पार्टी में आए हुए थे। उससे फ्रेंडशिप करने के लिए उसके पास ही बैठ जाते हैं। यहाँ पर वो जिस तरह से ड्रिंक सर्व करती है वो बिल्कुल एक गर्ल नहीं लग रही थी, बल्कि लग रहा था कि जैसे वो बहुत अरसे से एक बार टेंडर है। उसका तो कॉन्फिडेंस भी कमाल का था।
यहाँ पर वो सारे बॉयज उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आज रात की सिंड्रेला ही है। लेकिन मोबिन उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है और बाकी बॉयज की तरह से नहीं प्रिटेंड करता। दूसरी तरफ डोंगमान आज स्ट्रेस से भरा हुआ अपने कोच के पास पहुंच जाता है। वहां पर कुछ प्लेयर्स बैठे हुए थे, उनमें से एक उसे चैलेंज कर देता है और डोंगमान आज 10 साल बाद दोबारा से रिंग में उतरा था। उसे लगा था कि वो कुछ तो परफॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े गैप के बाद वो अपनी ठीक ठाक ठुकाई लगा के हार के बैठ जाता है। लेकिन चाहे जो भी हो, इतने अरसे बाद उसका रिंग में उतरना उसके कोच को भी और डोंगमान को भी खुद भी बहुत अच्छा लगा था। उधर मोबिन की ड्रिंक करके हालत खराब थी तो एरा उसे एक साइड पर लेकर जाती है। वो एरा को कहता है कि आज तुम किसी के साथ कोई भी लिफ्ट ना लेना, बल्कि तुम बस से घर जाना। और यहाँ पर मोबिन के थ्रू से पता चलता है कि वो बॉयज उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें पता चल चुका था इंटरनेट के थ्रू कि सिंडी तो कोई और है और ये लड़की एक इम्पोस्टर है सिंडी बनने के लिए। वो लोग आपस में बेट लगा लेते हैं कि आज ये किसकी गाड़ी में बैठेगी, इवन के यहाँ तक सोचते हैं कि कौन इसे अपने साथ होटल में लेकर जाएगा। उनकी ये सारी चैट जब मोबिन के फोन से एरा पढ़ लेती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन बाहर जाने से पहले उसने डोंगमान को कॉल की थी कि मैं बहुत ह्यूमिलिएटेड फील कर रही हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। वो बॉयज अपनी अपनी लग्जरी कार्स उसे दिखा रहे थे, लेकिन और वो एक एक करके सबकी गाड़ियों के पास जाती है और सभी का ही साइड मिरर तोड़ देती है। अब ऑफ कोर्स उन बॉयज ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी थी। वो उसे बुरा भला बोलने लगते और कहते कि हमने तुम पर $1000 की बेट लगाई थी, लेकिन तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हें $100 भी कोई दे। और इसी दौरान जब उनकी फाइट हो रही थी तो ऊपर से डोंगमान भी पहुंच जाता है और उसके सामने ही एक लड़के ने एरा पर हाथ भी उठा लिया था। डोंगमान चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कोई तमिल फिल्मों का हीरो हो। एरा डर जाती है और सबको कहती है सब अपनी अपनी गाड़ियों में घुस जाओ और लॉक लगा दो, तुम्हें नहीं पता यहाँ का, तुम लोगों को नहीं अंदाजा यहाँ क्या तूफान आने वाला है। लेकिन बस डोंगमान के हत्थे एक दो लड़के लग जाते हैं, उनकी ठीक ठाक ठुकाई लगाता है। एरा उसे वहां से लेकर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एरा को बुरा भला बोल देते, जिसके बाद डोंगमान का अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। सीन शिफ्ट होता है और वो चारों के चारों जख्मी हुए हुए, किसी की पसली नहीं थी तो किसी के दांत नहीं थे, पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे और बेचारा डोंगमान वो सलाखों के पीछे था। यहाँ पर कोच इतना इम्प्रेस होता है कि वो आकर एक एक से उसके हालात पूछता है कि डोंगमान ने तुम्हें कौन से वाली किक मारी और एक एक किक में तुम्हारे कितने दांत टूटे। कोच इतना खुश था कि उसकी खुशी देखने वाली थी। उसे लग रहा था कि डोंगमान अभी भी फॉर्म में वापस आ सकता है, वो रिंग में उतर सकता है। अब वो लोग तो डोंगमान पर केस करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर एरा आगे बढ़ती है और उनसे कहती कि तुम लोग गर्ल्स के बारे में क्या सोचते हो, वो चैट अभी भी मेरे पास है और वही चैट मैं तुम लोगों की फैमिली को भी दिखाऊंगी, इवन कि तुम्हारी शादी वाले दिन भी हैंडआउट्स बांटूंगी और तो तब तक तुम्हारा पीछा करती रहूंगी जब तक तुम्हारे बच्चे स्कूल में नहीं जाते, स्कूल के दरवाजे पर खड़ी होकर सबको दिखाऊंगी। अब ये सुनकर वो इतने शर्मिंदा होते हैं, उन्हें अपनी इज्जत की पड़ जाती है और वो सेटलमेंट के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन सेटलमेंट के लिए एरा के अच्छे खासे पैसे लग गए थे और ये वो पैसे थे जो उसने अपनी शादी के लिए सेव किए थे। डोंगमान भी काफी सैड हो जाता है, लेकिन एरा बोलती है कि मेरी कौन सा भी शादी हो रही है। अब वो दोनों इकट्ठे एक पार्क में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर एरा डोंगमान से कहने लगती है कि तुम कभी भी खुद के बारे में ये ना सोचो कि तुम बेकार हो, मैं तुम्हें बचपन से लेकर अब तक जानती हूँ, मुझसे बेहतर तुम्हें कोई जानता ही नहीं है। देखना तुम एक ना एक दिन कुछ स्पेशल करोगे, तुम एक स्पेशल इंसान हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब उसकी इतनी इमोशनल बातें सुनकर डोंगमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक फ्रेंड की तरह से उसे हक कर लेता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं एरा को ऑकवर्ड तो लगता था। वो ऑफकोर्स एक बॉय था और इस तरह से अचानक उसे हक कर लिया करता था, लेकिन एक्चुअली एरा भी अक्सर ऐसे ही करती थी, उसे रियलाइज भी नहीं होता था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बचपन में एक दफा वो दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे ताइक्वांडो खेलते हुए। डोंगमान कहीं से मार खा के आया था और यहाँ बातों बातों में एरा और डोंगमान दोनों एक दूसरे से कह देते हैं कि हम कभी भी एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे। वेल अब सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग एरा नाश्ता लेकर डोंगमान के पास जाती है। उसका डोर लॉक था, वो नहा रहा था तो खुद ही पासकोड लगाकर अंदर चली जाती है और जब डोंगमान नहा कर निकलता है उसने सिर्फ एक टॉवल पहना हुआ था। एरा को शर्म तो आती है तो वो फेस दूसरी तरफ कर लेती है। अब वो बर्तन उठा रही थी तो जाकर डोंगमान उसकी हेल्प करने लगता है। यहाँ पर वो शर्टलेस था, वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो गए थे, लेकिन इससे पहले कि वो एक दूसरे की नजरों में खोते वहां पर एरा ने जिस तरह से अपने आईब्रोज का हाल किया हुआ था, डोंगमान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है।
अब वो दोनों इकट्ठे नाश्ता करते हैं। यहाँ पर डोंगमान को किसी की बार बार कॉल्स आ रही थी। एरा उसे डांटती है और कहने लगती है कि अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, वही लड़की हेरिन तुम्हारे पीछे आ रही है, तो मुझसे छुपाने की कोशिश ना करना। इस दफा मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो हमेशा याद रखेगी। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि एक दिन हेरिन पहुंच ही जाती है एरा के पास उसे मिलने के लिए, क्योंकि डोंगमान उसकी कॉल्स पिक नहीं कर रहा था। और यहीं पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली हेरिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वो बार बार उसका दिल तोड़कर चली जाती थी जब भी उसे बेटर बॉय मिलता था, लेकिन फिर से वापस मुड़ आती थी। और डोंगमान इतना सीधा था कि उसे एक्सेप्ट भी कर लेता था दोबारा से अपने आप को हर्ट कराने के लिए। आज एरा यहाँ पर हेरिन को डांट देती है और कहती है कि मुझे डोंगमान का कुछ पता नहीं, उसकी शादी हो गई है और वो अपनी पत्नी और परिवार के साथ कहीं दूर चला गया है, उसका पीछा छोड़ दो। अब वहां से वापस आकर एरा को एक बात पता चलती है और वो ये थी कि उसके मॉल में जो अनाउंसर है वो छुट्टी पर चली गई है, इसलिए किसी और को रखना पड़ेगा। वो मैनेजर के पास जाती है और उसे कहने लगती है कि प्लीज मुझे कंसीडर करें, मैं इस काम में बहुत अच्छी हूँ। वो सोचती है कि एंकर वुमन ना सही, एटलीस्ट अनाउंसर ही बन जाऊं, मिलता जुलता काम है। अब अनाउंसमेंट के लिए उसे एक चांस दिया जाता है। वो डोंगमान को भी वहीं बुला लेती है और कहती है कि ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेना, ये मेरी फर्स्ट लाइव अनाउंसमेंट होने वाली है। और वो सारा कुछ बहुत अच्छे से बोलती है। डोंगमान भी उसकी आवाज़ सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बाद में रिकॉर्ड करके उसे सुनवाता है। वो इतनी इमोशनल और इतनी खुश हो जाती है, उसे लगा था कि लाइफ में पहली दफ़ा उसने कुछ अचीव करा है। अब उसके बाद जब अपना काम खत्म करके वो घर वापस जा रही थी तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे डर था कि कहीं वही लड़के तो नहीं जिनकी लग्जरी कार्स को उसने डैमेज किया था, लेकिन इतने में वो मुड़कर देखती है, किसी का फैंटा भी लगा देती है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मोबिन था। मोबिन उसे सॉरी करता है कि मैंने तुम्हें डरा दिया, लेकिन एक्चुअली वो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया था। कहता है कि उस दिन गाड़ियों के मिरर तोड़ते हुए तुम्हारी हील्स टूट गई थी, इसलिए तुम्हारे लिए स्नीकर्स लेकर आया हूँ। उससे पूछता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं, और फिर उसके बाद उसे ऑफर कर देता है। कहता है कि मेरे साथ 10 डेट्स पर जाओ, उसके बाद फैसला करना कि मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना है कि नहीं। एरा के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। मोबिन अच्छा लड़का लगता था, वो उसे यस बोल देती है और उसका गिफ्ट भी ले लेती है। उधर डोंगमान अपनी जॉब को लेकर काफी परेशान था। वो ज्यादा पैसा भी नहीं कमा पाता था, तो आज आता है और अपने कोच को कहने लगता है कि मुझे दोबारा रख लें, मैं चाहता हूँ कि ज्यादा सारे पैसे कमाऊं, क्या मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स करके मैं बहुत सारा कमा सकता हूँ। लेकिन कोच उसे डांटता है और कहता है कि मेरी नजरों से दूर चले जाओ अगर तुम पैसे के लिए सब करना चाहते हो। हाँ, अगर अपने सपने के लिए तो फिर मैं यस करूंगा। अब वापसी में दिखाते हैं कि डोंगमान बस में बैठा हुआ था, लेकिन एक ही सीट थी और अगले स्टॉप पर एरा भी आ जाती है। वो सोने का नाटक करने लगता है, लेकिन वो उसकी नाक पकड़ के उसका सांस बंद करती है और उसे उठाकर खड़ा कर देती है, खुद उसकी सीट पर बैठ जाती है। उन दोनों की फ्रेंडशिप कुछ इसी तरह की थी। अब वो लोग अपने फ्लैट्स पर पहुंच जाते हैं। वहां पर तीनों फ्रेंड्स ऊपर रूफ टॉप पर जाते हैं और पार्टी करने लगते हैं। यहाँ पर वो अपनी कोई मिस्टीरियस लैंडलॉर्ड का भी जिक्र कर रहे थे, जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था, लेकिन सुना जरूर था कि वो बहुत मिस्टीरियस है। अब सैली तो जल्दी से वहां से उठकर चली जाती है, उसे काम पर जाना था। लेकिन यहाँ पर डोंगमान और एरा दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे, काफी देर तक बातें करते हैं, थोड़ी देर ड्रिंक भी करते हैं और उसके बाद लेट जाते हैं। यहाँ पर एरा की आंख लग गई थी उस टाइम पर जब डोंगमान का बाजू उसके सिर के नीचे था। वो लोग अपने बचपन, जवानी, हाई स्कूल सारे दिनों को अच्छे से याद करते हैं और यही बातें करते हुए एरा की वहां आंख लग गई थी। डोंगमान आज उसकी चीक्स पर हाथ रखता है, उसे प्यार से देख रहा था। उसे रियलाइज होता है कि ये तो बहुत गर्लिश है और इसकी स्किन भी कितनी स्मूथ है। आज पहली दफा उसने एरा को इस नजर से देखा था, वरना वो हमेशा उसे अपना एक बॉयज की तरह का फ्रेंड समझता था। लेकिन एरा जाग जाती है और उससे कहती है कि आइंदा मुझे इस तरह से टच ना करना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई मोलेस्ट कर रहा है, क्योंकि मेरे हार्मोन्स बिल्कुल नॉर्मल है और मैं नॉर्मली एक्ट करती हूँ। लेकिन तुम्हें तो लगता है कि प्यूबर्टी ने छुआ और छू के गुजर ही गई। तुम्हें मैं हक करूं, जो मर्जी करूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं एक लड़की हूं, मुझे अधिकार है मैं तुम्हें मना करूं, तुमने मेरे करीब नहीं आना। लेकिन एक्चुअली उसे पता नहीं था कि डोंगमान के हार्मोन्स भी बिल्कुल ठीक काम करते हैं। अब एरा नेक्स्ट डे बहुत खुशी खुशी काम पर जाती है। उसे लगा था कि वो अनाउंसर सिलेक्ट हो गई होगी, लेकिन यहीं पर ही उसे पता चलता है कि उसके ऑफिस वालों ने कोई दोगलापन किया है। उसके मैनेजर ने कनेक्शंस की वजह से एक दूसरी लड़की को हायर कर लिया था और उसे मजबूर कर दिया जाता है कि वो दोबारा से इन्फो डेस्क पर जाकर खड़ी हो जाए। अब एक तरफ डोंगमान भी परेशान था, उसका मैनेजर उससे इतना काम लेता था और उसके बाद उसे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता था। और दूसरी तरफ एरा का दिल भी टूटा हुआ था। जब भी वो दोनों दुखी होते थे एक दूसरे से मिलने के लिए पहुंच जाते थे। आज भी ऐसा ही होता है। डोंगमान पहले तो उसकी कहानी सुनता है, जब वो रोने लगी थी तो उसकी तरफ बैक करके बैठ जाता है और कहता है कि मेरे शोल्डर्स बहुत वाइड हैं, इसलिए तुम इनके पीछे चुप के रो सकती हो।
और फिर जब वो रोने लगती है तो फिर अपनी जैकेट आगे करके उसे अपने शोल्डर के पास कर लेता है और उसे रोने देता है ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, एक दूसरे के हर दुख और सुख के साथी। अब शाम को डोंगमान अपने कोच के साथ एक जगह पर जाता है। एक्चुअली वो मार्शल आर्ट्स का मैच देखने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि इस मैच का स्टार कोई और नहीं बल्कि ताक्सू है, तो उसका खून खौलने लगता है। उसे पुरानी बहुत सी बातें याद आने लगी थी। यही वो ताक्सू था जिसकी वजह से डोंगमान आज ताइक्वांडो छोड़ चुका था। उसके कैरियर पर एक दाग लगा था, उसे सब कुछ छोड़ना पड़ा, लेकिन ताक्सू के पास आज वो सारा कुछ है जो कि डोंगमान के पास होना चाहिए था। और जब वो मैच खेलता है तो डोंगमान से उस वक्त बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो ना सिर्फ उसका कैरियर तबाह कर चुका है बल्कि अब उसकी मूव्स और टेक्निक्स को भी कॉपी कर रहा था। वो ये सब देखकर वहां से उठकर चला जाता है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली एक दफा ताक्सू का मैच था डोंगमान से और उस वक्त उसके कैरियर का स्टार्ट था। डोंगमान पीक पर था। ताक्सू एक बहुत बड़ी फैमिली से था, बहुत रिच था, और यहाँ पर एक दफ़ा डोंगमान को एक ऑफर मिली थी कि अगर तुम ताक्सू से ये मैच हार जाओगे तो फिर तुम्हारी सिस्टर का इलाज कराया जाएगा। उसकी सिस्टर बेचारी व्हील चेयर पर थी और उसका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव था। यहाँ पर ताक्सू उसे एक पंच दे मारता है। डोंगमान उठना तो चाहता था, लेकिन जब अपनी सिस्टर को देखता है तो खामोशी से वहीं पर लेटा रहता है और मैच हार जाता है। ये सारा कुछ उसने जानबूझकर किया था, लेकिन कहीं ना कहीं कोचेस और रेफरी को अंदाजा हो चुका था कि ये सारा कुछ वो नाटक कर रहा था। तो वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। यहाँ पर ताक्सू सारा का सारा इल्जाम डोंगमान पर डालता है और कहता है कि डोंगी के बारे में जो वादा हुआ था वो पूरा नहीं होगा, तुम्हें सारा इल्जाम खुद पर ही लेना पड़ेगा। डोंगमान का कोच जो उसका टीचर तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका फ्रेंड भी था। वो इस मौका पर उसे समझता है और उसका साथ देता है, लेकिन उसके बाद उस पर बैन लग गया था और उसके कैरियर पर एक दाग भी। आज उस वेन्यू के बाहर ताक्सू का और डोंगमान का आमना सामना हो जाता है। ताक्सू बहुत नखरे में था और उससे कहने लगता है कि तुम मुझे देखने आए हो, तुम मुझे अपना स्टार मानते हो क्या? हाँ, लेकिन अगर ये सोच रहे हो कि तुम दोबारा मार्शल आर्ट्स में आ सकते हो तो सोचना भी ना, वरना मैं दोबारा से तुम्हारी लाइफ नर्क बना दूंगा, और ऐसा मैं कर भी सकता हूँ। वो उसे एक भिखारी बोलकर वहां से जा रहा था कि यहाँ पर डोंगमान को गुस्सा आता है और वो उठता है और उसे एक किक दे मारता है बिल्कुल अपने स्टाइल में, और फिर बोलता है कि अगर मेरी मूव को कॉपी भी कर रहे हो तो ढंग से किया करो। वहां पर वो लोग कोच की वैन के सामने थे और उस वैन में एक कैमरा भी था जिसमें ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया था। रिपोर्टर्स ने भी ये वीडियो ले ली थी और ये वीडियो वायरल हो जाती है। जैसे ही डोंगमान घर पहुंचता उससे पहले ही सारे लोग ये वीडियो देख चुके थे, लेकिन यहाँ पर डोंगमान को कोई भी परवाह नहीं थी। अगर उसे थी तो ये थी कि मैं अपना सपना खो चुका हूँ, और आज ताक्सू को उस पॉइंट पर देखकर जहाँ पर डोंगमान डिजर्व करता था उसे बहुत बुरा फील होता है और वो फैसला करता है कि वो अपनी लाइफ इस तरह से नहीं गुजारेगा एक लूजर की तरह। वो गिव अप नहीं करने वाला, वो दोबारा से मार्शल आर्ट में जाएगा और फिर से शाइन करेगा। और यही बात जाकर वो अपने कोच को भी बता देता है और कोच को बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि आज वो पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने सपने और अपने पैशन को पूरा करने के लिए वहां पर फैसला कर बैठा था। दूसरी तरफ हमें एरा को दिखाते हैं। वो आज मोबिन के साथ एक डेट पर गई थी और वो उसे उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए भी आता है, और वहीं पर ही मोबिन को पता चलता है कि जहां पर वो रहती है उसके सामने वाले फ्लैट में एक लड़का रहता है जो कि उसके बचपन का फ्रेंड भी है। इतने में डोंगमान आता है और आते ही एरा को हक कर लेता है। वो आज बहुत खुश था अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेकर, लेकिन मोबिन उन दोनों को देखकर हैरान रह जाता है। उसे जेलसी हो रही थी कि कोई कैसे उसकी गर्लफ्रेंड को इस तरह से हक कर सकता है। अब मोबिन बाहर निकलता है और डोंगमान से कहने लगता है कि तुम इसे इस तरह से टच नहीं कर सकते, ये मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है अब। लेकिन डोंगमान को लगता था कि वो बचपन से लेकर अब तक एरा पर इस तरह का अधिकार रखता है, वो फ्रेंड्स हैं। लेकिन मोबिन को ऐसे फीलिंग आने लगती है कि कहीं वो बौराम की तरह से दोबारा से डोंगमान के हाथों एरा को ना खो दे। अब डोंगमान हाथ पकड़कर एरा को ऊपर लेकर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर मोबिन उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रामेन खाना चाहता हूँ। डोंगमान को भी बहुत जेलसी होती है। वो बोलता है कि अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया कि तुम अपने फ्लैट पर इतनी रात को लड़के लेकर आती हो तो कितना बुरा लगेगा। अब एक तरफ से मोबिन ने उसे पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ से डोंगमान ने, और वो उन दोनों के बीच एक सैंडविच बन चुकी थी। अब फाइनली वो लोग करीब के रामेन रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं और वहां पर इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगते हैं। और मोबिन यहाँ पर जिस तरह से एरा की केयर कर रहा था, उससे स्वीट स्वीट बातें कर रहा था, डोंगमान को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्सा सिर्फ नूडल्स पर ही निकाल सकता था। और उसके बाद घर पहुंचकर भी एरा जिस तरह से अपने बॉयफ्रेंड को वेव कर रही थी, डोंगमान को बहुत जेलसी होती है, लेकिन दूसरी तरफ जेलस मोबिन भी बहुत हो रहा था।
अब जब एरा डोंग मान से सुनती है कि वो दोबारा से मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करने वाला है तो उसे काफी गुस्सा आता है। एरा उससे कहती है तुम रिंग में उतरोगे और बहुत मार खाओगे। यहाँ पर डोंग मान कहने लगता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन आगे से वो बोलती है कि फिक्र तो मैं, अगर मेरा पेट डॉग होता तुम्हारी जगह उसकी भी ऐसे ही करती। अब वो उसे मना करती है, समझाती हुई गुस्से में वहां से जाने वाली थी कि डॉग मान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है और वो दोनों इतने क्लोज हो गए थे कि दोनों को ही बहुत ऑकवर्ड फील होने लगता है। एरा उससे कहने लगती है कि मुझे अपना माचोपन मत दिखाया करो, अपनी टफ बॉडी दिखाकर तुम मुझे इंप्रेस नहीं कर सकते, मुझे ऐसी हरकतें करते हुए तुम बिल्कुल एक जर्क लगते हो, और आएगा अगर तुमने मुझे खुद से इतना क्लोज किया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। लेकिन अंदर अपने अपने कमरे में जाकर दोनों को बार बार एक दूसरे का ही ख्याल आ रहा था और वो दोनों यही वियर्ड वियर्ड बातें सोच रहे थे कि हमें पता नहीं क्या हो गया है। पहले तो कभी एक दूसरे के बारे में इस तरह की कोई फीलिंग नहीं आई थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाते हैं कि हेरिन ने कहीं ना कहीं से डोंग मान के घर का पता कर लिया था और वो सुबह ही सुबह उसके फ्लैट के सामने खड़ी हुई थी। लेकिन सैली उसी टाइम पर उसे देख लेती है और एरा को आवाज देकर बाहर बुला लेती है। अब एरा की नजरें बिल्कुल एक गुंडे वाली थी और वो घूरे जा रही थी हेरिन को और उसे यही कहने लगती है कि दोबारा से डोंग मान के करीब जाने की कोशिश ना करना। यहाँ पर हेरिन भी उसे बहुत बातें लगाती है कि तुम एक ग्लू हो या क्या चीज, डोंगमैन की लगती क्या हो। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हर दफा हेरिन का जब भी दिल टूटता था वो वापस डोंग मान के पास आ जाती थी, उससे अपनी हीलिंग कराती थी, उस बेचारे को यूज करके फिर किसी और के पास चली जाती थी। और डोंग मान इतना सीधा साधा था कि हर दफा उसे माफ कर देता था। और अब की बार हेरिन को देखकर डोंग मान कुछ भी बोलता या फिर मेल्ट होता उससे पहले ही एरा एक्शन में थी। वो कहती है कि अब की दफा तुम इसे बुद्धू नहीं बना सकती, मैं इसकी बैक पर खड़ी हूँ और हाँ, और मैं तो इस मामले में अपनी नाक घुसाती रहूंगी, तुम्हारा जो दिल करता है कर लो। अब उसने हेरिन को तो वहाँ से भगा दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि कोच से मिलने के लिए आ रहा है और डोंग मान लेसन स्टार्ट कर रहा है तो वो काफी गुस्सा करती है और उसे दोबारा से रोकने की कोशिश करती है। और एरा कभी कभी इतनी फ्यूरियस हो जाती थी कि आज कोच भी उससे डर के वहाँ से अपनी वैन लेके भाग जाता है। जबकि उधर टक्सू ने अपनी वीडियो वायरल होने के बाद एक इंटरव्यू दिया था और उस किक को डिफेंड करने के लिए वो यही कहता है कि वो लड़का सिर्फ गलियों का एक गुंडा है, इससे ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं, अगर वो रिंग में आया भी सही तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल एक्ट नहीं कर सकता। और तो और टक्सू ने उसे एक चैलेंज भी दे दिया था। ये देखकर डोंग मान गुस्से से और भी खौलने लगता है और फैसला करता है कि वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। अब थोड़ी देर बाद डोंग मान से मिलने के लिए टक्सू का मैनेजर भी आता है और वो उन लोगों को यही मशवरा देता है कि तुम लोग शांति से बैठे रहो, आगे से कोई भी स्टेटमेंट देने की या किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टक्सू पता है ना कितना पावरफुल है और अब तक उसने जितने भी मैसेज क्रिएट किए हैं वो सब क्लियर कर दिए गए हैं, अब की बार भी ऐसे ही होगा। अब डोंग मान काफी परेशान हो गया था और वो एरा से मिलने के लिए आता है। एरा पहले ही गुस्से में थी, उसे समझाता है, कहता है कि जिस तरह से माइक्रोफोन के सामने बोलना तुम्हारा पैशन है, तुम एंकर बनने के सपने को कभी छोड़ सकते हो, इसी तरह से ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स ये सब मेरा सपना है, मैं भी इस पर गिव अप नहीं कर सकता। इतने में वहां पर एरा का मैनेजर आ जाता है और यहाँ पर कुछ ऐसा इशू हो गया था कि एरा की गलती ना होते हुए भी उसे माफी मांगने पर मजबूर किया जा रहा था। यहाँ पर डोंग मान से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, वो सोचने लगता है कि क्यों हम लोग हर जगह पर ह्यूमिलिएट किए जाते हैं। वो जाता है और उसकी ऑफिस की यूनिफॉर्म की हैट नीचे फेंक देता है और कहता है कि ये लानत भेज दिया थी जॉब पर, ये यहाँ पर अब कभी भी नहीं आएगी। अब वहां से बाहर जाकर पार्किंग में एरा काफी रोती है और डोंग मान उसे हक कर लेता है। वो इस बात से भी रो रही थी कि उसकी जॉब उसके हाथ से चली गई, लेकिन उससे अपनी ह्यूमिलिएशन भी और बर्दाश्त नहीं होती थी। अब वापसी में बस में जाते हुए डोंग मान तो एकदम कूल बैठा था, पर एरा को टेंशन हो रही थी। वो कहती है तुम मुझे होमलेस कराओगे और खुद को भी, लेकिन आगे से डोंग मान कहने लगता है तुम्हारे लिए एक जॉब की ऑफर है, तुम मेरी मैनेजर बन जाओ, मैं भी तो ताइक्वांडो दोबारा शुरू कर रहा हूँ, बहुत प्रोफेशनल जॉब ऑफर है तुम्हारे लिए। लेकिन वो आगे से कहने लगती है कि तुम खुद भी लूजर हो और मुझे भी बना के रहोगे। अब घर पहुंचकर एरा तो मोबिन से मिलने के लिए जा रही थी। डोंग मान बहुत जेलस होता है, कैसा इतनी रातों क्यों जा रही हो, लेकिन वो आगे से बिल्कुल एक बच्चे की तरह उसे ट्रीट करने लगती है और कहती है कि तुम बच्चे हो, बच्चे ही रहो और आराम से जाकर अपनी गहरी नींद में सो जाओ। अब वो उसकी बैक पर पैट भी करती है और जाते हुए डोंग मान भी ऐसा ही करके जाता है। वो रात को तो मोबिन के साथ नहीं जाती, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग उसने सारा दिन उसी के साथ डेट पर जाना था। जुमान और डोंग मान भी वहीं पर बैठे हुए थे जब वो दोनों गर्ल्स इकट्ठी बातें कर रही थी और एरा को यहाँ पर रेडी किया जा रहा था। यहाँ पर एरा को सेली ने एक टेक्निक भी सिखाई थी, एक मूव थी जिसे देखकर सुना था कि बॉयज फ्लैटर हो जाते हैं। और जब वो मूव प्रैक्टिस कर रही थी तो डोंग मान की तो हालत ही खराब हो जाती है, उसका मन कर रहा था कि वॉमिट ही कर दे, लेकिन मन ही मन में वो बहुत जेलस था और कहने लगता है कि तुम्हारे डैड को शिकायत लगा दूंगा अगर तुम टाइम से वापस ना आए, और ये भी बताऊंगा कि तुम इतना सारा परफ्यूम लगाकर लड़कों से मिलने जाती हो।
वेल अब फाइनली मोबिन उसे लेने के लिए आ गया था और डोंगमान बस खिड़की से खड़ा उसे जाता हुआ देख देख कर जेलस होने लगता है। अब डेट पर जाकर एरा वही मूव ट्राई करने लगती है मोबिन का दिल जीतने के लिए, लेकिन वो बजाय इसके कि उसकी ट्रिक पर फिदा होता बल्कि उसकी नेक को देखने लगता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे मसल्स नेक के बिल्कुल जिराफ की तरह हैं, लगता है तुम बहुत वर्कआउट करती हो। वेल अब डोंगमान कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था। वो जिद कर रहा था कि मैं एक कंपटीशन करना चाहता हूँ, लेकिन कोच उसे मना कर देता है कि अभी तुम फॉर्म में नहीं हो। इतने में वहां पर ताक्सू और उसका मैनेजर दोनों उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर ताक्सू उससे कहने लगता है कि देखो, पहले भी तुम्हारी सिस्टर की मेरी वजह से सर्जरी हुई थी, अभी भी तुम्हें एक ऑफर देने आया हूँ। मेरे डैड के वेयर हाउस में तुम्हें मैनेजर बना दिया जाएगा, बहुत अच्छी पोस्ट मिलेगी, लेकिन ये मत सोचो कि तुम लीड रोल बन सकते हो, तुम सेकंड लीड ही रहोगे। अब डोंगमान को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो एक दफा खामोश हो जाता है। उधर एरा को मूबिन के साथ डेट पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी रियल सेल्फ उसे शो नहीं कर सकती थी और इस तरह से बात बात पे प्रिटेंड करना उसे अच्छा नहीं लगता। उधर डोंगमान ने फैसला कर लिया था कि वो कंपटीशन में उतरेगा और इसीलिए वो तुरंत ही मैसेज करता है एरा को और कहता है कि मुझे मेरे मैनेजर की जरूरत है, और अपने कोच को बिना बताए वो कंपटीशन के लिए निकल जाता है। अब वो लॉन्ग टाइम के बाद अपना एक डेब्यू करने लगा था, कोच से चोरी चोरी, और यहाँ पर एरा उसके साथ थी। वो जैसे ही रिंग में उतरता है, एरा भी उसे लड़ते हुए देखना चाहती थी। अब वो उसे मना नहीं करती थी क्योंकि उसे अपने सपनों को फॉलो करना अच्छा लगता था और डोंगमान को भी ऑफ कोर्स अच्छा लगता होगा। लेकिन डिफरेंस बहुत था। पहले डोंगमान ताइक्वांडो खेलता था, अब ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स थी, और इसमें जल्दी वो मार खा के एकदम ढेर बना पड़ा होता है रिंग के अंदर। और इस चीज की वीडियो ताक्सू ने भी बनवा ली थी। वो बहुत हंसता है कि उसके लिए एम्बुलेंस अब भेजनी पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट सीन में डोंगमान बेचारा हॉस्पिटल में जख्मी पड़ा हुआ था और एरा उसकी हालत को देखकर रोए जा रही थी और साथ ही साथ उसे डांटती भी है, कहती है अरे तुम फाइट करने कभी नहीं जाओगे। लेकिन डोंगमान ये सारा कुछ मजाक में ले लेता है और इतने में ऊपर से हेरिन भी पहुंच जाती है। वो तो डोंगमान को देखने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर डोंगमान उसे देखना नहीं चाहता था। वो उसे जेलस कराने के लिए एरा का हाथ पकड़ लेता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जैसे वो दोनों डेट कर रहे हो। और अब डोंगमान को हेरिन की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन हेरिन कहने लगती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों के बीच क्या क्या है, और तुमने सिर्फ मुझे जेलस कराने के लिए उसका हाथ पकड़ा है। मैं दोबारा आऊंगी अगर तुम मेरी कॉल्स नहीं उठाओगे तो। अब उसके बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है लेट नाइट, और यहाँ पर वापसी पर एरा की और डोंगमान की आपस में लड़ाई हो जाती है, और वो भी हेरिन को लेकर। वो यही कह रही थी कि उससे फासला रखो, लेकिन डोंगमान कहता है वो इतनी भी बुरी नहीं, आखिर हमारे बीच इतना सारा समय गुजरा है, लाइक तो मुझे करती ही थी। लेकिन एरा कहने लगती है कि जब तुम मिलिट्री में गए थे तो वो पीछे और गाइस के साथ हैंग आउट करती थी, मैंने खुद देखा था। और डोंगमान उसे बिलीव नहीं कर रहा था, तो इसीलिए जैसे ही उसका कोच पहुंचता है वो उससे कहती है कि मारो इसे, इतना मारो कि मार ही डालो। ये कहती हुई वो अंदर चली जाती है, लेकिन कोच वो खुश था कि एटलीस्ट डोंगमान जिंदा तो बच गया है। और उसके बाद वो दोनों इकट्ठे बैठकर फाइट देखने लगते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये सारा कुछ ताक्सू ने प्लान किया था। जिसे डोंगमान एक ऑर्डिनरी सा फाइटर समझ रहा था, वो एमएमए में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, ब्राजीलियन था, और उसे स्पेशली डोंगमान को सबक सिखाने के लिए ताक्सू ने बाहर से मंगवाया था और बहुत ज्यादा पे भी किया था। लेकिन वो कार्यल जाते जाते ताक्सू को यही वार्निंग देकर जाता है कि इस लड़के के साथ रिंग में मत उतरना, ये बहुत डेंजरस है। और फिर जब ताक्सू को पता चलता है कि उसने इतने बड़े प्लेयर की एक रिब भी तोड़ दी है, तो वो हैरान रह जाता है। उधर कोच भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि डोंगमान ने बेशक मार तो खाई है, लेकिन उससे ज्यादा उसे मारा भी है, और वो फाइटर इतना बड़ा था कि ये फाइट वन साइडेड डोंगमान जीत चुका था। वेल अब एरा तो डोंगमान से नाराज थी, तो वो उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है, पर वो अलग अलग बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। यहाँ पर एरा को पता चलता है कि जहाँ पर एक बड़े चैनल में उसने एंकर वुमन के लिए अप्लाई किया है, वो लोग उसे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर चुके हैं। ये देखते ही बहुत खुश हो जाती है, और खुशी के मारे वो दोनों अलग अलग टेबल पर बैठे इकट्ठे एक दूसरे को चिपक कर हक करने लगते हैं, लेकिन बाद में बहुत ऑकवर्ड लगता है। अब जब वो लोग अपने फ्लैट्स की तरफ वापस आ रहे थे, तो यहाँ पर उनकी लैंड लेडी उनको देख लेती है, और उनको देखते ही कहने लगती है कि मैं नजरों से ये जज कर सकती हूँ, तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। और ये सुनते ही वो दोनों शर्मा जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली उनके बीच तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बार बार लैंड लेडी ऐसे बातें करके उनको ऑकवर्ड फील कराती रहती थी। वेल अब जब एरा अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही, तो वहीं पर ही उसे मिलने के लिए हेरिन आ जाती है। वो उसके घर के अंदर घुसी चली गई थी। एक्चुअली हेरिन एक बहुत सक्सेसफुल एंकर वुमन थी, और जब वो देखती है कि ये इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो उससे कहने लगती है कि तुम मुझे रोल मॉडल बनाकर अपना कैरियर बनाना चाहती हो क्या आगे। लेकिन यहाँ पर उन दोनों की आपस में काफी लड़ाई होती है। हेरिन का कहना था कि तुम उसे चिपकना बंद करो ताकि वो मेरे पास वापस आ जाए, एक न एक दिन उसे आना ही है जैसे वो हमेशा आता था।
अब एरा को गुस्सा आता है और वो बाहर निकलकर डोंगमान को कहती है कि अपनी हेरिन को यहाँ से ले जाओ और दरवाजा बंद कर देती है। अब हेरिन और डोंगमान आपस में बातें कर रहे थे। एरा को लगता है कि ये दोबारा से उसको माफ कर देगा, ये बहुत स्टूपिड है, कभी नहीं बदलेगा। लेकिन एक्चुअली डोंगमान उसे खुद को छूने भी नहीं देता और ये कह देता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, प्लीज मेरा पीछा बंद कर दो। अब थोड़ी देर बाद एरा को मूबिन की कॉल आती है और वो उसे यही कह रहा था कि मेरे साथ डेट पर चलो। और जब वो सोचती है कि डोंगमान तो हेरिन के साथ दोबारा से अटैच हो जाएगा और हेरिन उसे कितना बुरा भला कह के गई थी, वो सोचने लगती है मुझे भी अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। पर डोंगमान बहुत परेशान था कि एरा उससे नाराज है। वो उसे रोकता है, कहता है मैंने हेरिन को नहीं बुलाया था। वो कहने लगती है क्या मैं तुम्हें लाइक करती हूँ या तुम मुझे करते हो, इन चीजों की हम दोनों को परवाह नहीं होनी चाहिए, हम जिसको मर्जी डेट करें। अब एरा मूबिन के साथ आज डेट पर चली जाती है। मूबिन कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशली एक छुट्टी ली है। अब वो रास्ते में बातें भी करते जा रहे थे। एरा उसे बताती है कि आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, एक्चुअली उसे स्टमक के इश्यूज थे। मूबिन खुद भी डॉक्टर था, उसे कुछ मशवरे भी देने लगता है। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। एरा को लगता था कि मूबिन बहुत ही स्वीट लड़का है जो कि हर चीज पर उसे सपोर्ट करता है और अब वो एंकर वुमन बनने जा रही है, इसके लिए भी उसे बेस्ट विशेस देता है। दूसरी तरफ हमें डोंगमान को दिखाते हैं। एक तरफ तो वो एरा को लेकर अपसेट था और दूसरा ताक्सू ने दोबारा से उसे धोखा दिया था। अब वो सोशल मीडिया पर देखता है तो उसे पता चलता है ताक्सू इस वक्त एक क्लब में बैठा है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि इसे सबक सिखाना ही चाहिए, ये बार बार मेरे नर्व्स पर सवार होता रहता है। वहां पर ताक्सू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था और उसकी गर्लफ्रेंड को शक था कि उसे चीट कर रहा है। यहाँ पर पहुंच जाता है डोंगमान जो कि उसे तलाश करता हुआ उसके पास पहुंचता है और जाते ही उसकी ठुकाई शुरू कर देता है। उसने 1 मिनट में उसे नीचे गिरा दिया था और उसे कहने लगता है कि थैंक्स, तुमने एक ब्राजीलियन इतने बड़े कोच को मेरे साथ फाइट पर भेजा, इससे मेरी स्किल्स और भी इम्प्रूव हुई हैं और हाँ, मैं अब ट्रेनिंग भी ब्राजीलियन स्टाइल में करने लगा हूँ, इसलिए अगर रिंग में तुम मेरे आमने सामने आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ हमें जूमान और सैली को दिखाते हैं। सैली आज जूमान की फैमिली के साथ दिन बिताने आई थी, लेकिन एक्चुअली वो पार्टी में सिर्फ उसे एक नौकरानी की तरह काम कराते रहते हैं। ये बात जूमान को पता चल जाता तो वो सब पर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि इसे रिस्पेक्ट दे, ये आपकी होने वाली बहू है। लेकिन सैली के गरीब होने की वजह से जूमान की फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। अब एरा को छोड़ने के लिए मूबिन आता है और उसने गाड़ी में उसके लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी रेडी किया हुआ था। उसे दिखाता है और उससे कहने लगता है कि फुट मसाजर है तुम्हारे लिए, मैंने देखा है कि तुम बहुत थक जाती हो, तुम्हारा फ्लैट इतना ऊंचा है और लिफ्ट भी नहीं। अब ये कैरी करता हुआ उसे उसके फ्लैट तक छोड़ने जा रहा था कि यहीं पर ही एरा की तबीयत खराब होती है और वो बेहोश हो जाती है। उनकी लैंडलेडी भी ये सारा कुछ देख लेती है। वो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां पर एरा एक स्पेशल स्वीट रूम में थी और ये रूम उसके लिए मूबिन ने अरेंज कराया होगा। यहाँ पर मूबिन दूसरे डॉक्टर से बातें कर रहा था और यहाँ पर वो यही कहते हैं कि इसके स्टमक में बहुत ज्यादा गैस ट्रबल थी, अगर गैस पास हो गई है तो फिर इसकी कंडीशन बेटर हो जाएगी। अब ये सब सुनते हुए एरा को बहुत शर्मिंदगी होती है और उसका मन करता है कि वो सोना ही प्रिटेंड करती रहे और मूबिन के सामने कभी आंखें ना खोले। उधर वापस जाकर लैंडलेडी रास्ते में डोंगमान को देखती है तो उसे बता देती है कि एरा कौन से हॉस्पिटल में गई है और मूबिन उसके साथ है। फाइनली अब एरा को होश में तो आना ही पड़ता है। वहां पर मूबिन उससे कहने लगता है कि आज तुम यहीं पर ही रेस्ट करो, ये रूम मैंने तुम्हारे लिए अरेंज कराया है। इतने में डोंगमान भी हॉस्पिटल पहुंच गया था, बार बार एरा को कॉल्स कर रहा था। उसकी कॉल्स देखकर मूबिन अजीब सा बिहेव करने लगता है और उसे कहता है कि इसका फोन मत उठाना और उसे अपनी बातों में लगा लेता है। बोलता है कि तुम्हें इम्प्रेस करने की खातिर मैं बहुत कुछ करता हूँ, पता नहीं क्यों मैं इतना बदल गया हूँ। रोमांटिक बातें करते करते वो उसे किस करने के लिए उसके करीब आता है और उसी टाइम पर डोंगमान भी कमरे में एंटर होता है। वो ये सीन देखते ही वहां से गुस्से में बाहर निकल जाता है, लेकिन फिर मुड़ के वापस आता है और लड़ना स्टार्ट कर देता है। वो पूछने लगता है मूबिन से कि क्या ये तुम्हारी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है, तुमने किस करने की कोशिश की, उससे पहले क्या इसे परमिशन ली। और वाकई वो दोनों सिर्फ अभी डेटिंग कर रहे थे, एक दूसरे को ट्राई करने के लिए। वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बने थे। मूबिन उससे पूछने लगता है कि क्या तुम इसे लाइक करते हो। अब डोंगमान के पास कोई जवाब नहीं था, वो सिर्फ इतना ही कह देता है हाँ करता हूँ, लाइक एज अ गार्डियन। अब ये सुनते ही एरा का तो दिमाग घूम जाता है। वो गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मैं जिसे मर्जी डेट करूं, ये लड़का मुझे अच्छा लगता है, मेरी केयर करता है, मैं डेट करूंगी मूबिन से। तुम क्या मुझे लाइक करते हो। वो दोबारा से उससे पूछ रही थी, लेकिन आगे से डोंगमान थोड़ा सा हेजिटेट करता है और कहता है हाँ करता हूँ, लाइक बिल्कुल ऐसे ही जैसे सैली और जूमान को करता हूँ। ये सुनते ही एरा को गुस्सा आता है, उसे वहां से बाहर निकाल देती है। अब उसके बाद वो उसे जेलस कराने के लिए मूबिन के साथ बैठी हुई थी और उससे बातें करने लगती है। मूबिन बहुत खुश होता है कि अब हम फाइनली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन चुके हैं। वो तो उससे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी टाइम पर डोंगमान जेलस होकर एक चीज दे मारता है।
वो मोबिन को लगी तो नहीं थी, लेकिन डॉगमान कहने लगता है कि बाहर टैक्सी इतनी देर से वेट कर रही है, चलो अब यहाँ से। और टैक्सी के पास भी खड़े होकर वो दोनों जब लवी डवी हो रहे थे तो डॉगमान बहुत जेलस हो रहा था। वापस जाते हुए वो उन्हें ढंग से सी ऑफ भी नहीं करने देता। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ते के टेबल पर भी एना जानबूझकर डॉगमान को जेलस कराती रहती है। मोबिन का नाम लेते हुए उसे माय मोबिन, माय लवली मोबिन बोलती रहती है। अब वो चारों इकट्ठे बस स्टैंड पर बैठे हुए थे। डॉगमान कहने लगता है कि शाम को एक बहुत अच्छा शो आने वाला है, हम चारों मिलकर देखेंगे, इसलिए कोई भी रात को लेट ना आए। एक्चुअली उसका इशारा था कि एरा दोबारा से मोबिन के साथ ना निकल जाए। यहाँ पर सेली कहती है कि एरा पोनीटेल में कितनी सुंदर लगती है, और ये सुनते ही डॉगमान आगे बढ़ता है और उसकी रबर बैंड उतार कर भाग जाता है। अब उधर सेली अपने फर्स्ट इंटरव्यू के लिए गई हुई थी। वहीं पर ही वो हेरान को देखती है जो कि बहुत सक्सेसफुल थी। उसे पुराने दिन याद आने लगते हैं। हेरान और वो इकट्ठे इंटरव्यू देने के लिए गए थे, लेकिन हेरान ज्यादा सक्सेसफुल रही थी, वही सिलेक्ट हो गई थी क्योंकि उसके लिंक्स और कनेक्शंस बहुत ज्यादा थे। और आज भी हेरान जब उसे इंटरव्यू के लिए आया हुआ देखती है अपने ही चैनल पर, तो उसे काफी गुस्सा आता है। उसका मन करता है कि इसे नीचा दिखाए और यहाँ से निकलवा दे। अब उसके बाद एरा मोबिन से मिल रही थी। यहाँ पर मोबिन को अक्सर अपने चीफ की कॉल्स आती रहती थी। उसका चीफ जापान से था और एरा हमेशा उसकी बात समझ जाती थी और उसे टाइम देती थी क्योंकि वो अपने वर्क को लेकर बहुत सीरियस था। आज हॉस्पिटल में आए हुए एरा को वही लड़के देख लेते हैं जो कि मोबिन के फ्रेंड्स थे और उसकी शुरू में उनसे फाइट भी हुई थी। वो उसे सॉरी करने लगते हैं कि उस दिन हम ड्रंक थे और हमने बहुत गलतियां की थी, आप हमें माफ कर दो। और उन्हीं के थ्रू एरा को पता चलता है कि कल इनके हॉस्पिटल में एक इवेंट है, वहां पर सारे कोलीग्स अपने अपने पार्टनर को साथ लेकर आएंगे। वो यही कहते हैं कि मोबिन हमेशा अकेला आता है, अगर तुम साथ आई कल तो वो बहुत खुश होगा। अब अपना काम खत्म करने के बाद मोबिन एरा को अपने साथ एक ड्राइव इन सिनेमा में लेकर जाता है। यहाँ से रिलेटेड बहुत सारी रोमांटिक स्टोरीज मोबिन ने सुनी थी। वो रोमांस करने में इतना अच्छा नहीं था जितना वो पढ़ाई में था, लेकिन अभी अभी सीख रहा था। पर यहाँ पर उनका मूड खराब करने के लिए डॉगमान बार बार एरा को कॉल्स करने लगता है। कभी उससे पूछता है कि पिछले साल तुमने मुझसे नमक लिया था, अभी तक वापस नहीं किया। कभी कोई सवाल तो कभी कोई सवाल। यहाँ पर उसके बैकग्राउंड के थ्रू डॉगमान को पता चल जाता है कि वो दोनों ड्राइव इन सिनेमा में है। और इतने में पीछे से एक रोमांटिक सीन की आवाज आती है तो डॉगमान का तो दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचने लगता है कि पता नहीं एरा के साथ मोबिन क्या कर रहा होगा। यही सोचते सोचते वो अपने कोच को कहने लगता है कि अपनी ये खाने वाली वैन पकड़ो, हम यहाँ पर नहीं, हम ड्राइव इन सिनेमा के सामने जाकर खाना बेचेंगे। उसे तो कह देता है कि बिजनेस अच्छा होगा, लेकिन उसकी शक्ल देखकर साफ लग रहा था कि वो कितना जेलसी में जल रहा है। अब वो उसी सिनेमा में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो जिस गाड़ी में भी देख रहा था रोमांस ही रोमांस चल रहा था। अब वो पागलों की तरह एरा को कॉल्स कर रहा था। यहाँ पर उसे मोबिन दिखाई देता है जो कि बाहर से पॉपकॉर्न्स लेकर आया था। उसे देखते ही मोबिन पहले तो माउथ फ्रेशनर यूज करता है और फिर दौड़ लगा देता है। अब वो दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और उनकी एक क्यूट सी फाइट भी होती रहती है। इन दी एंड मोबिन किसी तरह से गाड़ी में पहुंच जाता है डॉगमान को धोखा देकर, और फिर वहां से ड्राइव करता हुआ एरा को साथ लेकर निकल जाता है। एरा को पता भी नहीं चलने देता कि डॉगमान वहां आया था। अब डॉगमान को दोबारा से तंग करने के लिए हेरिन पहुंच जाती है और उसी टाइम पर मोबिन और एरा भी वापस आए थे। एरा जब देखती है उसे हेरिन के साथ, उसे गुस्सा आ जाता है और डॉगमान का भी यही हाल था। वो जाकर मोबिन से लड़ने लगता है, कहता है कि तुमने जहां गाड़ी पार्क की है ये किसी की असाइंड पार्किंग है, हटाओ यहाँ से इसे। और उसी टाइम पर एक्चुअली मोबिन एक बहुत ही एक्सपेंसिव सा गिफ्ट दे रहा था एरा को। सैंडल्स दिए थे बिल्कुल सिंड्रेला जैसे। अब एरा समझ जाती है कि ये जानबूझकर उन्हें तंग कर रहा है। वो कहने लगती है कि तुम्हारे पास तो गाड़ी ही नहीं, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जिसकी पार्किंग में मर्जी खड़ा करे। इतने में दोबारा से मोबिन को अपने चीफ की कॉल आती है और उसे जल्दी में वहां से निकलना पड़ता है। अब घर पहुंचकर डॉगमान एरा को कहता है कि मैंने हेरिन को नहीं बुलाया था, वो दोबारा से खुद से आई थी। लेकिन एरा कहने लगती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह जब सारे फ्रेंड्स इकट्ठे थे तो यहाँ पर बातों बातों में डॉगमान को पता चलता है कि आज शाम को 6 बजे एरा मोबिन के साथ उसी के हॉस्पिटल में एक इवेंट है, उसके पार्टनर के तौर पर अटेंड करने के लिए जाएगी। एरा ने ये बात मोबिन को नहीं बताई थी, वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी क्योंकि एक दफा मोबिन ने कहा था कि मुझे सरप्राइजेस पसंद है। उधर आज डॉगमान जब दिन में अपने कोच के साथ स्टॉल के बाहर खड़ा हुआ था तो वहीं पर ही उसे बोराम भी दिखाई देती है। वो उसे देखकर हैरान रह जाता है और बोराम डॉगमान को देखकर। और फिर इसी तरह से शाम हो जाती है। एरा मोबिन को सरप्राइज करने के लिए उसके हॉस्पिटल वाले इवेंट में पहुंची हुई थी, लेकिन यहाँ पर वो मोबिन को देखती है तो वो किसी और ही लड़की के साथ पहुंचा हुआ था।
वो उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है। वो जाते जाते उसे रोकती है तो वो दूसरी लड़की को ये कह देता है कि ये मेरी पेशेंट थी, इसकी मैंने नोज की प्लास्टिक सर्जरी की थी। यहाँ पर वो मुबिन के हाथ में उन दोनों की वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स भी देख लेती है। और यहीं पर ही एरा को पता चलता है कि जिस चीफ की बार बार मुबिन को कॉल्स आती थी वो कोई और नहीं बल्कि यही लड़की थी जो कि चीफ की बेटी थी। अब वो मुबिन को साइड पर लेकर जाती है। मुबिन कहता है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सिंसियर हैं, मैं वाकई तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हें मैंने बोला था ना तुम क्वीन दिखती हो, सच में मुझे दिखती हो। तो आगे से एरा को बहुत गुस्सा आता है। अब मुबिन कह रहा था कोई बात नहीं, वो लड़की जापानीज है, जब मैं जापान जाऊंगा तो उसका हूंगा, जब मैं कोरिया में हूंगा तो मैं अपना पूरा टाइम तुम्हें दूंगा। ये सुनते हुए एरा को बहुत डिस्गस्टिंग फीलिंग आती है। वो उससे कहने लगती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुम कितने मीन इंसान हो। मुबिन कहने लगता है कि मैंने कौन सा तुमसे शादी का वादा किया था, मैंने यही बोला था ना कि मेरे साथ 10 डेट्स पर चलो फिर फैसला करेंगे। दूसरी तरफ हमें डोंग मान को दिखाते हैं। बोराम ने उसे बहुत सारी बातें बताई थी। एक्चुअली डोंग मान के बाद बोराम ने डेट किया था मुबिन को। वो बताती है कि मुबिन एक पागल इंसान है। डोंग मान हर वक्त उसके जहन पर सवार रहता है और उसे एक दफा नीचा दिखाने के लिए वो जानबूझ के उसके गैराज में आया था ताकि उसे अपनी गाड़ी साफ कराए और बोराम को दिखाए कि मुबिन कहाँ है और आज डोंग मान कहाँ है। और वो ये भी बताती है कि उसकी वेडिंग भी होने वाली है। मुझे जेलस कराने के लिए उसने मुझे इनविटेशन कार्ड भी भेजा कि उसकी बहुत अमीर लड़की से शादी होने वाली है। उधर मुबिन भी डोंग मान का जिक्र कर रहा था। वो एरा को कहता है वो सच में तुम्हें लाइक करता है। एरा उससे कहने लगती है कि तुम एक पीस ऑफ ट्रैश हो और खुद को डोंग मान के साथ कभी मैच ना करना। वो उसके शूज उतार कर दूर फेंक देती है और उससे दूर चली जाती है। अब एरा नंगे पैर एक जगह पर जाकर बैठी हुई थी, बहुत सैड नजर आ रही थी। यहाँ पर डोंग मान भी उसे तलाश करता हुआ आ जाता है। वो बार बार मुबिन का पूछ रहा था कि मैं उसे सबक सिखा दूंगा, लेकिन एरा उसे रोक लेती है। और जब वो रो रही थी तो वो उसे अपने शूज भी देता है और अपना अपर भी उतार कर उसके फेस पर रख देता है। कहता है तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब जब उसने उसे हक किया हुआ था तो एरा उसे रोक देती है और कहती है कैसे मत किया करो, तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो, क्यों मेरी इतनी परवाह करते हो, क्यों मुझे इतना प्यार देते हो। डोंग मान हैरान था तो वो आगे से कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी केयर करना, इतने मेरे क्लोज आना, मुझे कुछ कुछ होने लगता है। हाँ ये सच है, मुझे कुछ कुछ होता है। और ये कहती हुई वो वहां से चली जाती है और उसकी बाइक पर बैठकर उसके साथ वापस जाने लगती है। लेकिन अपने और उसके बीच में उसने एक बैग रख दिया था। अब वो दोनों छत पर जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। यहाँ पर एरा मुबिन के बारे में डोंग मान को कहती है कि प्लीज उससे कोई फाइट ना करना, दफा करो, मैंने उसे छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन आगे से डोंग मान कहने लगता है कि तुमने मुझे क्या गली का गुंडा समझा हुआ है, मुझे पता है किस तरह के लोगों से किस तरह से ट्रीट किया जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि एक दिन डोंग मान पेशेंट बनकर मुबिन वाले हॉस्पिटल में जाता है और वहां पर वो एक फुलझड़ी छोड़ देता है, गॉसिप छोड़ता है कि इसकी एंगेजमेंट हुई थी, फिर भी किसी को डेट कर रहा था, इवन कि वो शादी के बाद भी उस लड़की को अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहता है। और ये बात उस लड़की को पता चली तो उस बेचारी ने तो खुद की जान ही ले ली। ये मुबिन इतना जालिम है। अब ये बात जंगल की आग की तरह से पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती है। इवन के पेशेंट्स भी गॉसिप करने लगते हैं और ये गॉसिप डायरेक्टर तक पहुंच गई थी और डायरेक्टर ने अपनी बेटी की उससे शादी कैंसिल कर दी थी। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक दफा वो दोनों फ्रेंड्स अपने पुराने लव के बारे में बातें कर रहे थे। एरा कहने लगती है कि मेरा फर्स्ट लव वो था जिसकी खातिर एक दफा मेरी रिस्ट मुड़ी थी। डोंग मान को तो कुछ पता भी नहीं था कि किस लड़के ने इसे मारा था। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाने लगते हैं कि एक दफा जब डोंग मान मिलिट्री ज्वाइन करने लगा था तो एरा ने उसके लिए पॉरेज बनाया था। वहीं पर ही हेरिन दोबारा से टूटा दिल लेकर उसके घर के बाहर बैठी हुई थी। लेकिन डोंग मान को लगता है कि ये खाना उसके लिए हेरिन बनाकर लाई है, एरा नहीं। और वो हेरिन के साथ पैचअप कर लेता है। उन दोनों को इकट्ठे देखकर बेचारी एरा का दिल टूटता है, उसका पैर फिसलता है और उसकी रिस्ट मुड़ जाती है। अब यहाँ पर हेरिन तो रो रही थी क्योंकि डोंग मान 2 साल के लिए जा रहा था, जबकि एरा वो भी रो रही थी। रो तो डोंग मान के लिए रही थी लेकिन झूठ बोल देती है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो यहीं पर ही हमें कंफर्म हो जाता है कि एरा का फर्स्ट लव कोई और नहीं बल्कि डोंग मान ही था। और डोंग मान अपने कमरे में जाकर सोचने लगता है कि ये किस फर्स्ट लव की बात कर रही थी। और एरा ने यह भी कहा था कि फर्स्ट लव हमेशा स्कार छोड़कर जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सेली एरा की तारीफ करती है, कहती है कि तुम्हारे लिप्स कितने पिंक हैं, क्या तुमने लिपस्टिक लगाई है। लेकिन डोंग मान कहने लगता है कि लगता है तुमने पहली दफा इसे देखा है इतने गौर से, इसके लिप्स हैं ही ऐसे इतने सुंदर। अब उन दोनों के बीच काफी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब वो शॉपिंग पर जा रही थी। डोंग मान कहता है मैं भी साथ जाऊंगा तुम्हारे लिए ड्रेस सिलेक्ट करने, जो कि उसने इंटरव्यू पर पहनना था।
वो डिफरेंट ड्रेसेस ट्राई करके आती है। डॉगमान सभी को ओके बोल देता है। वो इरिटेट होती है तो इन दी एंड वो यही बोलता है कि मैं क्या करूं, तुम हर ड्रेस में पहले से भी ज्यादा सुंदर लगती हो, तुम पर सब कुछ सूट करता है, तुम हो ही इतनी प्यारी। और बाद में बहुत शर्माता है कि ये उसने क्या बोल दिया है। अब उसके बाद एरा डॉगमान की प्रैक्टिस देखने के लिए जाती है। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि एक कोच जानबूझकर उसे बहुत तंग कर रहा है और वो बदला लेने के लिए उसके साथ एक फ्रेंडली मैच करती है। अब ऑफ कोर्स वो गर्ल पर तो हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन एरा तो उस पर हाथ उठा सकती थी। वो उसे एक नोज पर पंच दे मारती है। वैसे भी वो बॉक्सिंग सीखी हुई थी, जानबूझकर उसे ब्लीड करती है क्योंकि कोई डॉगमान को तंग करे एरा से बर्दाश्त नहीं होता। नेक्स्ट डे एरा इंटरव्यू के लिए बहुत सुंदर सी तैयार होती है। डॉगमान से पूछती है। अब वो ये कहते हुए बहुत शर्मा रहा था कि तुम सुंदर लग रही हो। पीछे से लैंड लेडी पहुंच जाती है और उसे धक्का मार के कहती है, क्यों हकला रहे हो, सच सच बताओ ना, तुम्हारी नजरों से पता चल रहा है कि तुम इसके दीवाने लग रहे हो। आज शाम को डॉगमान का एक मैच भी था। वो एरा को जाते जाते कहता है कि अगर तुम फ्री हो जाओ तो मुझे देखने जरूर आना, लेकिन वो कहती है कि मुझे तुम्हें पिटते हुए देखने का बिल्कुल भी शौक नहीं। अब एरा इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन वहां पर उसे सबसे नीचे देखा जाता है क्योंकि वो किसी अब्रॉड की यूनिवर्सिटी से बड़ी डिग्री लेकर नहीं आई थी। वो उससे पूछते हैं कि तुम उस समय क्या करी थी जब ये लोग इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज और एक्सपीरियंस ले रहे थे। वो कहती है कि मैं उस वक्त पैसे कमाने में मसरूफ थी। अब वहां से वापसी पर बस में बैठकर वो अपना फेस छुपाकर काफी देर तक रोती रहती है। अब रात के टाइम पर डॉगमान को दिखाते हैं। वो एरिना में पहुंच चुकी और बहुत सालों बाद उसकी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में ये फर्स्ट अपीयरेंस थी। वो थोड़ा कंफ्यूज भी था, नर्वस भी था और ये मैच देखने के लिए ताकसू भी स्पेशल आता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ हेरिन भी पहुंच जाती है, जिसे देखकर सारे मीडिया वाले कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो गए थे। हेरिन साफ साफ कहती है कि मैं यहाँ पर डॉगमान को चीयर करने के लिए आई हूँ। अब उसके बाद फाइट स्टार्ट होती है और बहुत जल्दी डॉगमान वन साइडेड मैच में जीत जाता है। उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। जीतते ही वो आगे बढ़ता है। हेरिन को लगा था कि मेरे पास आ रहा है, उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन वो उससे आगे गुजर जाता है। वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी, अपने कान बंद करके और अपना फेस कवर करके। वो कोई और नहीं बल्कि एरा थी। एरा रो रही थी। वो उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि मैं फाइट जीत गया हूँ। एक्चुअली एरा उसका ये मैच देखने के लिए तो आई थी, लेकिन जब वो मार खाने लगा था तो वो बहुत डर गई थी। उसे लगा था कि फिर से ये बुरा हाल करा लेगा अपना। उसने अपने कान भी बंद कर लिए थे और आंखें भी, लेकिन डॉगमान जीत कर उसके पास आता है। अब डॉगमान अपना हाथ बढ़ाता है, वो भी उसे अपनी एक क्यूट सी फिंगर दे देती है और डॉगमान उसे लेकर बाहर आ जाता है। वो बाहर आकर उससे कहने लगता है कि पता नहीं क्यों मुझे क्या होता जा रहा है, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे पहले से ज्यादा सुंदर लगती हो। तुम्हारे हैंड्स इतने सॉफ्ट हैं और तुम्हारे लिप्स को जब भी देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं किसी का लूं। क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसे फील करती हो? लेकिन वो कोई भी जवाब देती उससे पहले ही कोच वहां पर पहुंच जाता है। अब कोच उन दोनों को ड्रॉप करने के लिए जाता है। आज कोच बहुत इमोशनल था। वो डॉगमान को इतने अरसे बाद रिंग में इतना अच्छा परफॉर्म करते देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है, जबकि डॉगमान अगले दिन बहुत खुश होता है क्योंकि ये फाइट जीतकर उसने बहुत सारे पैसे कमाए थे और इतने अरसे बाद अपनी इतनी सारी कमाई देखकर उसकी खुशी देखने वाली होती है। वो सबसे पहले तो कुछ पैसे अपनी फैमिली को भेजता है, उसके बाद दोनों फ्रेंड्स के लिए एक गिफ्ट लेता है और कोच की भी हेल्प करता है क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि कोच और उसके क्लब की कंडीशन आजकल अच्छी नहीं जा रही। अब शाम को चारों फ्रेंड्स छत पर बैठकर सेलिब्रेट कर रहे थे। दोनों के लिए गिफ्ट था, एरा के लिए कुछ भी नहीं था। वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए, लेकिन सली और जूमान को वापस भेजने के बाद वो एरा के साथ अकेले में जाता है और उसे दिखाता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, और वो उसके लिए एक रिंग थी। वो हैरान होती है कि ये कैसा गिफ्ट है, एक गोल्ड रिंग। तो आगे से डॉगमान शर्मा कर उससे कहने लगता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट भी है, प्योर गोल्ड को जब चाहे हम बेच सकते हैं अगर हमें जरूरत भी पड़े तो। इस तरह से बातें करके वो खुद की फीलिंग्स को शायद कवर करना चाहता था। आज फिर से एरा अपने नेक्स्ट स्टेप इंटरव्यू के लिए जा रही थी। स्क्रीनिंग टेस्ट में वो सब में पास हो चुकी थी, लेकिन आज का इंटरव्यू उसके लिए और भी टफ बना दिया गया था और उसकी वजह थी क्योंकि हेरिन ने उस पर नजर रखी हुई थी। और इस बात का शक कहीं ना कहीं एरा को भी हो जाता है कि यहाँ पर हेरिन इन्फ्लुएंस करना चाहती है। अब वो सैड थी तो तुरंत ही डॉगमान को कॉल करती है। उसे पता चलता है कि वो एक छोटे से शहर में गया हुआ है मार्शल आर्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के एक इवेंट पर, और यही बात उसके पीछे खड़ी हेरिन भी सुन लेती है। अब एरा भी उससे मिलने के लिए तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि जो अनाउंसर है उसकी तबीयत बिगड़ गई है, इसी वजह से उसे शो छोड़कर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर एरा उसके अलावा और कौन बेस्ट कैंडिडेट हो सकता था। अब उसे ही होस्टिंग करनी पड़ती है और ये तो उसका पैशन भी था। माइक्रोफोन पकड़ती थी, बहुत अच्छा बोलती थी और आज भी वो ऐसा ही करती है। वहाँ पर सभी लोगों को उसकी होस्टिंग काफी पसंद आती है और डॉगमान भी खुश हो जाता है।
अब एरा इतनी खुश होती है कि यही बात अपने डैड को बताती है, कहती है कि मैं फर्स्ट टाइम रियल वाले स्टेज पर आई हूँ किसी इवेंट के लिए। डैड उससे कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं भी उसी एरिया के आसपास ही हूँ, तो मैं भी तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के लिए आ सकता हूँ। अब डिनर के बाद एरा डॉगमान और उसके फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। यहाँ पर वो कुछ ड्रिंक भी कर लेती है और उसके बाद वो लोग होटल में चले जाते हैं। वहाँ पर एरा जब फ्रेश होकर आती है तो वो देखती है कि उसके वॉशरूम से एक कॉकरोच बाहर निकला है। वो तो बहुत बहादुर थी, उसे तुरंत ही मार देती है, लेकिन डॉगमान को कॉकरोचेस से बहुत डर लगता था। उसके कमरे में एक आता है तो वो छुपने के लिए एरा के कमरे में घुस जाता है। उसके बेड पर भी चढ़ गया था और कहने लगता है कि जब तक कोच नहीं आता तब तक मैं अपने कमरे में नहीं जाने वाला। कोच अभी तक बाहर ड्रिंक कर रहा था। अब एरा को भी उसी के पास ही आकर बैठना पड़ता है। क्या करती बेचारी। यहाँ पर वो कहती है कि फेस तो दूसरी तरफ कर लो, लेकिन डॉगमान कहने लगता है कि नहीं, मेरे उस एयर में पेन है। यहाँ पर वो उस एयर को टच करती तो डॉगमान को बहुत ऑकवर्ड फील होता है कि ये मुझे टच ना करे। अब उसके बाद डॉगमान वहीं पर ही लेटे लेटे सो जाता है। एरा उसे सोए हुए देखती है तो कहने लगती है कि कितना हैंडसम है। उसका मन करता है कि उसे किस कर ले, लेकिन फिर दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती है। डॉगमान ने सब सुन लिया था, वो उसकी फीलिंग्स जान चुका था। और उसके बाद सारी रात सोते हुए एरा बार बार उसके करीब आती थी, जिसकी वजह से डॉगमान को नींद भी नहीं आ रही थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अगले दिन एरा की आंख खुलती है तो डॉगमान शर्टलेस उसके बाजू में पड़ा हुआ था। वो ये देखते ही चीखने लगती है कि कल रात क्या हुआ है। डॉगमान कहने लगता है तुम्हें कुछ याद नहीं। एक्चुअली उसने सारी रात उसे बहुत तंग किया था, बेड पर किक्स भी मारी थी और सोने भी नहीं दिया था। यहाँ पर गर्मी की वजह से एक दफा डॉगमान ने अपनी शर्ट उतार दी थी। दैट्स ऑल। इतने में दरवाजे पर कोई आता है। डॉगमान दरवाजा खोलता है तो आगे से कोई और नहीं बल्कि एरा के अपने डैड थे। उन्होंने भी इसी मोमेंट पर उन दोनों को पकड़ लिया था। अब वो गुस्से से भरे हुए कमरे के अंदर घुस आते हैं और कहने लगते हैं कि ये सब क्या है। डॉगमान को ऑर्डर करते हैं कि दरवाजा बंद करो और अंदर आकर बैठ जाओ। और बस फिर बाहर से लोग खड़े सुन रहे थे। सिर्फ डॉगमान को मारने की बहुत आवाजें आ रही थी, हैंगर से उसकी पिटाई हुई थी। डैड कहते हैं कि तुम तो इसके बचपन के फ्रेंड, मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन तुमने क्या किया मेरी बेटी के साथ। यहाँ पर डॉगमान इतना मार खा चुका था कि कहने लगता है कि अगर मैं किसी आइलैंड पर भी चला गया जहाँ पर सिर्फ ये और मैं हूँ तो मैं इसकी तरफ नहीं देखूंगा, मुझे ये कोई बंदरिया ही लगेगी। अब उसकी एक्सप्लेनेशन और अपना गुस्सा निकालने के बाद डैड आ जाते हैं उस इवेंट को कवर करने के लिए, अपनी बेटी को देखने के लिए। और वहीं पर ही एक दफा डॉगमान एरा के करीब आता है और उससे कहने लगता है कि कल रात तुम ड्रंक थी, मेरे हाथों बच गई थी। एरा उससे पूछने लगती है कि क्या हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, और शर्माते शर्माते पूछने लगती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को डेट करने वाले हैं। इस बात पर डॉगमान एक क्यूट सी स्माइल देता है और उससे कहने लगता है कि इस बारे में भी कुछ ना सोचो और अपनी रिहर्सल पर तवज्जो दो। उनका सारा मजा उस वक्त खराब हो जाता है जब एरा कंपेयरिंग करने के लिए ऊपर पहुंची हुई थी, लेकिन वहीं पर ही हेरिन आ जाती है जो कि उसकी जगह ले लेती है। उसने ऑर्गेनाइजर से बात करके खुद को रिप्लेस करा लिया था और वो इतनी बड़ी स्टार थी कि उसको कौन मना कर सकता है। अब एरा काफी ज्यादा सैड हो गई थी और वो इवेंट छोड़कर वो वहां से तुरंत ही सियोल वापस जाना चाहती थी। डॉगमान उसे रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती। उसके बाद उसे अपना एक पुराना फ्रेंड वहां पर मिलता है, लेकिन वो उसे लिफ्ट लेती उससे पहले उसे रियलाइज हो जाता है कि वो उसे स्टॉक कर रहा है और अब वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो उससे कहने लगती है कि यहीं पर गाड़ी रोको और उसके बाद उतर जाती है। उसी टाइम पर डॉगमान से मिलने के लिए हेरिन उसके पास बैठी हुई थी। वो उसे दोबारा से परसू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डॉगमान कह देता है कि जो पास्ट में हुआ था वो सब भुला दो, मैं अब तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, और प्लीज एरा को भी तंग करना बंद कर दो। लेकिन हेरिन उसे कहने लगती है कि मैं एरा के हाथों तुम्हें कभी भी नहीं हारना चाहूंगी। ये कहते ही वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। वो एक्चुअली देख चुकी थी कि एरा उन दोनों को देख रही है। एरा उनको बिना देखे मुड़ जाती है। उसे लगा था कि दोबारा से डॉगमान मान जाएगा और अपना दिल हार बैठेगा, और उसे बहुत सारी पास्ट की यादें भी आने लगती हैं। कई दफा ऐसे ही हो चुका था, पर अब की बार ऐसा नहीं था। डॉगमान ने उसे धक्का दे दिया था, उसे खुद के करीब नहीं आने दिया था, और वो भागता हुआ एरा के पास जाता है और जाते उसे किस कर लेता है। कहने लगता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, कि हम दोनों ऑफिशियली डेट करेंगे। तब फाइनली बहुत सारे इंतजार के बाद एरा और डॉगमान दोनों एक हो चुके हैं। अब उसके बाद वो दोनों बीच किनारे बैठ जाते हैं। यहाँ पर डॉगमान को एरा बताने लगती है कि तुम मेरे से पूछते थे कि मेरा फर्स्ट लव कौन है, और वो रिस्ट बॉय जिसकी वजह से मेरी रिस्ट मुड़ी थी, ये दोनों तुम ही थे। ये सुनते ही डॉगमान हैरान रह जाता है, कितने अरसे से मुझे पता ही नहीं चला था। और एरा कहने लगती है कि तुम एक ऐसे पिंपल थे जो मेरी जान ही नहीं छोड़ते थे, आते थे मुझे तकलीफ देते थे, स्कार देकर चले जाते थे। अगर अपने फर्स्ट लव को पॉप करने की कोशिश करें तो भी वो बहुत हर्ट करता है।
आगे से डोंगमान उससे कहने लगता है कि मुझे तो इस सब के बारे में बिल्कुल भी रियलाइज नहीं था कि तुम शुरू से ही मेरे लिए फीलिंग्स रखती थी, और अगर तुम ऐसा करती भी थी तो तुमने क्यों नहीं डायरेक्टली आकर मुझे किस कर दिया, बिल्कुल इसी तरह से। और ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। अब यहाँ पर दूर बैठी उनकी लैंड लेडी भी उनको देख रही थी, जो कि इवेंट देखने के लिए आई थी, लेकिन लग रहा है कि जैसे वो किसी पर नजर रख रही थी। अब वो लोग वापस आ जाते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट डे एरा बहुत रेडी होकर अगले दिन ट्रैश फेंकने जा रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि डोंगमान उससे मिलेगा। और जिस तरह से वो ट्रैश फेंकती है उसकी अदाएं बहुत अजीब लग रही थी। डोंगमान तुरंत ही उसकी शर्ट नीचे करता है और कहता है कि इस तरह के कपड़े पहनकर दोबारा बाहर ना निकलना। अब जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो उसी टाइम पर उनको पता चलता है कि उन्हीं की बिल्डिंग में हेरिन भी शिफ्ट हो गई है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि हेरिन तो इतनी रिच थी, इस एरिया में उसे आने की क्या जरूरत थी। उसके बाद डोंगमान आज एरा के पास आता है और कहता है कि क्यों ना आज हम दोनों अपनी फर्स्ट डेट पर जाएं, इसलिए तुरंत जाओ, कपड़े चेंज करके आ जाओ। लेकिन एरा कहती है मुझे 1.5 घंटा लगेगा रेडी होने में। डोंगमान हैरान रह जाता है कि इस सब की क्या जरूरत है। और जब वो सुंदर सी रेडी होकर आती है तो डोंगमान उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसकी लेग्स बहुत प्रिटी लग रही थी, लेकिन ये देखकर वो खुश होता उससे पहले ही उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि जाओ और फुल पैंट्स पहन कर आओ, ऐसे तुम बाहर गई तो कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, और जो लड़के तुम्हें घूर रहे होंगे उनसे मेरी फाइट भी होने का चांस है, इसलिए ऐसी हरकतें दोबारा मत करना। वो अंदर चली जाती और डोंगमान यही सोचता रहता है कि इसकी लेग्स कितनी सुंदर है, मैंने पहले इसे कभी इस तरह से नहीं देखा था। अब रास्ते में जाते हुए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अभी वो अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखेंगे, वरना सली और जूमान दोनों उन दोनों को बहुत टीज करने वाले हैं। फिर हमें पता चलता है कि डोंगमान के साथ उसका एक ट्रेनिंग पार्टनर था, जो कि उसी के जिम से बिलोंग करता था। उसका नाम था डूही, लेकिन इस डूही को अब ताकसू ने तोड़ लिया था। वो उसे अपने क्लब में लेकर आ गया था और आज उसने उसे डोंगमान के सामने जाकर खड़ा कर दिया था एक फाइट के लिए, क्योंकि उसे लगता था कि वो डोंगमान की कमजोरियां जानता है और उसे हरा लेगा। लेकिन एक्चुअली डूही की अपनी मजबूरियां थी, उसके फैमिली इश्यूज थे, जिसकी वजह से उसे पैसे की जरूरत थी। अब वहां से वापस जाते हुए डोंगमान कोच को बता देता है कि हम लेट आएंगे, मैं और एरा डेट कर रहे हैं। कोच को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो कहने लगता है कि क्या तुमने इसके पैसे देने हैं, ये तुम्हें मोलेस्ट तो नहीं कर रही या ब्लैकमेल। लेकिन वो उसे भेज देता है कि ये मेरी रियल वाली गर्लफ्रेंड है और हमारी आज फर्स्ट डेट है। लेकिन डोंगमान ये फील कर रहा था कि एरा उससे बहुत डिफरेंटली बिहेव कर रही है, जैसे पहले उसकी बिल्कुल फ्रेंड हुआ करती थी, अब उसमें गर्लफ्रेंड वाली लुक आने लगती है। वो उसे कहता है कि तुम नीचे क्यों बैठी हो, ऊपर बेड पर ही बैठकर टीवी देख लो। लेकिन वो कहने लगती है अभी मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चाहती। डोंगमान कहने लगता है तुमने मुझे प्लेयर समझ रखा है, अभी कल तो हमने डेटिंग स्टार्ट की है, मैं भी इस तरह का लड़का नहीं। लेकिन एरा आगे से कहने लगती है अच्छा तो तुम इस तरह से सोचते हो, हमें किस करते करते 23 ईयर्स लग गए, हमें लगता है अब हमें थोड़ा प्रोग्रेसिव होना चाहिए। अब डोंगमान उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और शर्मा भी रहा था, और इतने में ऊपर से जूमान भी आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उधर एरा को आजकल एक और नया शौक आ गया था, और वो ये था कि जो मार्शल आर्ट के रिंग में अनाउंसर होते थे वो उनको कॉपी करती थी, और उनकी बहुत अच्छी कॉपी कर रही थी। उसे लगता था कि वो इस काम में भी बहुत अच्छी हो सकती है। अब फाइनली मैच का टाइम हो जाता है। डूही से आज डोंगमान का मैच था। सारे लोग ही वो मैच देखने के लिए आए हुए थे, लेकिन एरा बाहर निकल जाती है क्योंकि उसे बहुत डर लगता था कि जैसे डोंगमान बहुत मार खाएगा। लेकिन ये मैच भी वन साइडेड रहता है। डूही डोंगमान के आगे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सक रहा था, उसकी स्किल्स कुछ और ही लेवल की थी। डोंगमान जब उसे फाइट कर रहा था तो वो उसे बहुत बुरी तरह से घायल भी कर सकता था, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। उस टाइम पर उसे उसकी वाइफ और उसके बच्चे का ख्याल आ रहा था, और इन दी एंड जब वो मैच जीत जाता है तो डोही को अच्छे से पता था कि ये मुझ पर इजी गया है, वरना ये इससे भी बुरा मेरा हाल कर सकता था। अब जब वो लोग मैच से वापस आते हैं तो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन यहाँ पर उनकी खुशी कुछ आगे बढ़ती उससे पहले ही लैंड लेडी बीच में आ जाती है और कहने लगती है कि अगर तुम लोग सोच रहे हो कि शादी से पहले मैं तुम लोगों को एक ही फ्लैट में रहने दूंगी, मैं अलाउ नहीं करूंगी, और उसके अकॉर्डिंग तब तक इकट्ठे नहीं सोना जब तक शादी नहीं होती। और फिर नेक्स्ट डे एरा को अपनी लैंड लेडी का एक बेटा भी नजर आता है, जो कि अभी अभी अब्रॉड से वापस आया था, और उसका नाम नैम था। जबकि दूसरी तरफ आज सली और जूमान की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जूमान के पीछे उसके एक ऑफिस की कोलीग बहुत अरसे से लगी हुई थी, और आज वो उसे अपनी हेल्प के लिए बुलाती है। और जब वो उसके फ्लैट तक पहुंचता है उसका सामान छोड़ने के लिए, तो ऊपर से उसकी मम्मी आ जाती है। यहाँ पर जूमान के पैर पर चोट लगी थी, और फिर अपनी मम्मी के डर से उसने जूमान को स्टोर में छुपा दिया था। अब जूमान की स्टोर में ही आंख लग गई थी, क्योंकि मम्मी को जाते जाते बहुत देर हो गई थी। लेकिन सली तक उस लड़की ने किसी तरह से ये न्यूज़ पहुंचा दी थी कि वो आज रात जूमान के साथ है।
उधर एरा आज डोंग मान से कहती है कि मैं एमएमए अनाउंसर बनने के बारे में सीरियसली सोच रही हूँ, लेकिन डोंग मान की सोच तो कहीं और ही पहुंच जाती है। कहता है कि कितना अच्छा होगा कि हम दोनों ऑफिस रोमांस करेंगे, ये इसी तरह से लिया जाएगा ना, और कभी कभी रिंग के बाहर चोरी चोरी मैं तुम्हारी किस पिकार लिया करूंगा। और फिर डोंग मान कहता है कि एरा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और एरा कहती है कि मैं तो हमेशा से तुमसे बहुत प्यार करती थी। अब उसके बाद डोंग मान ने आज रात एरा को अपने घर पर बुलाया हुआ था। वो लैंडलेडी से चोरी चोरी उसके पास आ तो जाती है, लेकिन डोंग मान ने पता नहीं कहां से रोमांटिक से डायलॉग्स याद किए हुए थे जो वो उसे सुनाने लगता है। और फिर कहता है कि आज मैं जेंटलमैन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता, और उसके बाद उसे अपने साथ लेटाता है और बस हक करके सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सली रोती हुई एरा के पास आती है, और वो दोनों वहां पर जाकर बैठ जाते हैं जहां पर उन्हें जू मान के जाने का शक था। और जब वो उसी बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो उनका शक यकीन में बदल जाता है। जुमान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। लेकिन सली कहती है ठीक है तुमने नहीं किया होगा, लेकिन तुम उसके फ्लैट पर सोए, मेरे लिए यही बहुत है, और आई थिंक हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अब उसके बाद दिन में आज डोंग मान के डैड उससे मिलने के लिए आते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम लाइफ में सीरियस हो जाओ, कुछ करोगे तो ही तो तुम्हारी शादी होगी। अब उसके बाद डोंग मान आज देखता है तो उसके डैड एक बॉस से मिल रहे थे, लेकिन वो बॉस उसकी बहुत इंसल्ट करता है। ये देखकर डोंग मान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे याद आता है कि उसके डैड ने कितनी मुश्किलों से उसे बचपन से लेकर अब तक पाला है। उसका बचपन भी गरीबी में गुजरा था और उसके डैड आज तक उसकी हेल्प करते आए थे। डोंग मान की भी कोई अच्छी जॉब नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी उसके डैड आज उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम अपने सपनों को परसू करो, मेरी तरह की जिंदगी ना गुजारना जो अपने सपने ही नहीं पूरे कर सका था। और वो अपने बेटे के जिम में भी जाकर देखते हैं, उसकी फोटोज लगी हुई उन्हें बहुत पसंद आती हैं। और जब डैड वापस जा रहे थे तो डोंग मान उनको चोरी चोरी कुछ पैसे दे देता है, लेकिन जब वो घर आकर देखता है तो डैड भी उसके लिए चोरी चोरी उतने ही पैसे रख कर गए थे। यहाँ पर फादर और सन का लव बहुत क्यूट लगता है, जबकि दूसरी तरफ सली को वही लड़की मिलने के लिए आती है। वो उसे सॉरी कर रही थी, लेकिन सली उसके मुंह पर पानी फेंक देती है और कहती है कि जैसे पहले मैं रोई थी इसी तरह से अब तुम रोगी, क्योंकि बेशक जू मान तुम्हें डेट कर ले, लेकिन ये याद रखना प्यार वो हमेशा मुझसे करता रहेगा। उधर डोंग मान को पता चलता है कि ताक्सू ने उसे एक शो में चैलेंज किया है कि मुझसे मैच करे, लेकिन एक्चुअली उसकी वजह भी डोंग मान जानता था, और वो ये थी कि वो उसकी कमजोरियां जान चुका था। उसे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं थी, वो उसके लेवल का नहीं है, और अभी वो उसे हराना चाहता है। अब इसी बारे में वो एरा से डिस्कशन करता है तो यहीं पर ही उनकी लड़ाई हो जाती है। एरा नहीं चाहती थी कि वो ताक्सू से मैच करे। वो उससे कहता है कि तुम मुझे 20 साल से जानती हो, और तुम तो कहती थी कि तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता, तुम्हें क्या लगता है मैं उसके साथ हार जाऊंगा। लेकिन एरा उससे कहने लगती है कि तुमने इतने सालों बाद ये खेल ज्वाइन किया है, लेकिन तुम्हें सिर्फ ताक्सू से ही क्यों फाइट करना है, यहाँ पर और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अब नेक्स्ट डे सलही की मम्मी उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती हैं, लेकिन जब वो वहां से वापस जा रही थी तो उन्हें लैंडलेडी दिखाई देती है। लेकिन वो लैंडलेडी जैसे ही उसे देखती है तो अपना फेस छुपाकर वहां से निकल जाती हैं। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि वो यहाँ पर किसी मकसद से रह रही हैं, और उनके घर पर किसी बच्चे की भी फोटोज थी। ये फोटो जब एरा देखती है तो हैरान रह जाती है, लेकिन डोंग मान कहने लगता है शायद सारे बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं। जबकि सलही की मॉम ने ये खबर हर तरफ फैला दी थी। एरा के डैड को और डोंग मान के डैड को भी बता दिया था कि वही लेडी अब वापस आ चुकी है और वो एरा की लैंड लेडी बनकर आजकल रह रही है। उधर डोंग मान जब आज जिम में प्रैक्टिस कर रहा था तो उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। आज किराल उससे मिलने के लिए आया था, वही ब्राजीलियन कोच जो बहुत फेमस था। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें ट्रेन करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमसे फाइट के बाद मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ था, तुम में टैलेंट है जो मैं पॉलिश करूंगा। और बस उसके बाद से डोंग मान की बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। किराल बहुत अच्छा कोच था। उधर जू मान बेचारा दिन रात ड्रिंक करता था और उससे सलही भुलाई ही नहीं जा रही थी। जबकि एरा वो रिंग अनाउंसर के लिए आज ऑडिशन देने गई हुई थी और उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, उसने बहुत अच्छे से सब परफॉर्म किया था। और नेक्स्ट ही डे हमें दिखाते हैं कि लैंड लेडी से मिलने के लिए पहले तो एरा के डैड आते हैं और उसके बाद डोंग मान के भी। अब ऊपर से एरा और डोंग मान उनको कुछ खाना देने के लिए पहुंचे हुए थे। यहाँ पर डोंग मान को शक होने लगता है कि कोई है जो अलमारी में छुपा हुआ है। वो तो एक डंडा उठा लेता है, लेकिन यहाँ पर एरा उसे रोक देती है और बाहर लेकर चली जाती है। कहने लगती है कि हो सकता है आंटी ने कोई अपना बॉयफ्रेंड छुपाया हो,
तुम क्यों उनको एम्बैरस करना चाहते थे उनके बेटे के सामने। जबकि वो दोनों डैड्स वहाँ से चले जाते हैं और लैंडलेडी उनको यही कहती है कि तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, मैं इतने सालों से इसी इंतजार में थी, लेकिन मैं मम्मा बनना नहीं रुक सकती। अब वो किसकी मम्मा है ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। वेल, अब कुछ दिनों बाद एक तो ताक्सू मीडिया पर अपीयर हो रहा था और उसके सामने डॉगमान भी अपनी टीम के साथ अपीयर हो जाता है उसका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर उसके कोच के तौर पर जब सामने आता है कैराल, तो सारा मीडिया उसे देखकर हैरान रह जाता है। और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हुआ था तो वो ताक्सू था, क्योंकि वो केराल की स्ट्रेंथ को अच्छे से जानता था। और अब जिस तरह से वो डोंगमान के साथ खड़ा हुआ था उसकी ट्रेनिंग के लिए, ताक्सू बहुत मुश्किल में फंसने वाला है। दूसरी तरफ एरा वो अपना ऑडिशन दे रही थी और आज उसने इतनी अच्छी अनाउंसमेंट की थी कि यहाँ पर जजेस उसे हायर करने के लिए फाइनल कर लेते हैं। ये सुनते ही वो बहुत खुश होती है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना जल्दी हो सकता है। लेकिन इतने में वहां पर हेरिन पहुंच जाती है, वो भी ऑडिशन देने के लिए आई थी। उसे देखते ही बेचारी एरा इतनी परेशान होती है कि उसकी शक्ल देखने वाली थी। जबकि ताक्सू को दिखाते हैं वो आज बहुत परेशान था और चिल्ला रहा था, कहता था कि मुझे भी केराल की तरह का कोई ला कर दो। और इसके लिए ताक्सू कहता है कि मैं बहुत पैसा देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन उसका कोच कहने लगता है कि हर बात पैसे पे नहीं खत्म होती और ना ही शुरू होती है। और जब वो गुस्सा करता है तो उसका कोच वहां से उठकर चला जाता है और कहता है कि मैंने बहुत बुरा किया, मैंने तुम्हारी इतने सालों ट्रेनिंग की है, लेकिन लगता है कि मैं गलत था, तुम्हारे साथ रह रह के मैं एक बदमाश बन चुका हूँ। उसे गुस्सा इसलिए था क्योंकि ताक्सू ये चाह रहा था कि डोंगमान जिस जिम में जाता है उस जिम को ही जला दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ एरा के लिए बहुत मुश्किल टाइम था उस वक्त। हेरिन को लगा था कि मेरा नाम ही काफी होगा। उधर हेरिन को लगता था कि उसकी पॉपुलैरिटी देखकर ये लोग वैसे उसे हायर कर लेंगे, लेकिन वो कहने लगते हैं कि नहीं, तुम भी बाकियों की तरह ऑडिशन दोगी। और ये बात उसकी सेल्फ एस्टीम के खिलाफ थी, तो वो वहां से चुपचाप निकल जाती है। और फाइनली एरा को अब अपनी मनपसंद जॉब मिल चुकी थी, अब उसके हाथ में माइक होने वाला है। लेकिन एरा ने फील कर लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हेरिन के पास पहले काफी पैसा होता था और उसे बहुत ज्यादा एलिमनी भी मिली थी, लेकिन उसे पता चलने लगता है ना सिर्फ हेरिन को उसकी जॉब से निकाला जा रहा है, बल्कि ये सारा कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसके इन लॉज, जिन्होंने उसे सड़क पर लाने का फैसला कर लिया है। जबकि घर पहुंचकर आज एरा और डोंगमान दोनों सली को अनाउंस कर देते हैं कि वो डेट कर रहे हैं और सली खुशी खुशी कह देती है कि ठीक है, ले जाओ एरा को। एक्चुअली एरा आज बहुत परेशान थी क्योंकि डोंगमान और ताक्सू का मैच होने वाला है। वो उसे कहती है कि मैं रिंग के बाहर ही खड़ी रहूंगी, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगी। लेकिन डोंगमान कहता है सिर्फ 15 मिनट की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं ठीक ठाक तुम्हारे सामने खड़ा हूंगा। और फिर उसके बाद डोंगमान उसे किस करता है और वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब जब शाम को मैच का टाइम होता है तो एरा भी बहुत प्यारी लग रही थी। आज उसने अनाउंसर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और डोंगमान तो उसके इर्द गिर्द ही मंडलाता रहता है, लेकिन एरा उसके लिए बहुत परेशान थी उसकी सेफ्टी को लेकर। और फिर उसके बाद मैच का टाइम हो जा रहा है। एरा बहुत अच्छी लग रही थी और रिंग में खड़े होकर उसने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली उस मैच के लिए अनाउंसमेंट की थी। यहाँ पर सारे लोग मैच देखने के लिए आए हुए थे जो भी उनको जानते थे। डोंगमान जब रिंग में जा रहा था तो कोच उसे कहता है तुम अच्छे से जानते हो तुम बिल्कुल रेडी नहीं हो इस मैच के लिए, तुम्हारे में कुछ खामियां हैं और वो खामियां ताक्सू अच्छे से जानता है, इसलिए प्रिपेयर रहना। एक्चुअली जब भी डोंगमान खेलता था तो वो ग्राउंड पर गिरने के बाद ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता था। अब ताक्सू की कोशिश थी कि उसे वो गिराए और डोंगमान की कोशिश थी कि स्टैंडिंग में ही लड़े। लेकिन उन दोनों के बीच मुकाबला बहुत टक्कर का रहता है, दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। लेकिन एक्चुअली ताक्सू की एक प्लानिंग थी और वो ये थी कि उसे पता था कि वो डोंगमान से हार जाएगा। वो सिर्फ यही दिखाना चाहता था कि वो मैच में लीडिंग पोजीशन में है और उसके बाद कुछ ऐसी हरकत कर दे जिसकी वजह से वो मैच नो डिसीजन की तरफ चला जाए। आज भी उसने जानबूझकर डोंगमान को एक टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा जख्मी हो जाता है कि मैच को रोक दिया जाता है। डोंगमान तो बहुत रेजिस्ट करता है कि वो खेलना चाहता है, लेकिन फिर भी रूल्स से उन्हें रोकना पड़ता है और बाहर जाकर ताक्सू यही कहता है कि नो डिसीजन हो गया, वरना तो मैं ही जीतने वाला था। ताक्सू खुश तो बहुत हो रहा था, लेकिन डोंगमान को टक्कर मारने के बाद सिर तो उसका भी सलामत नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी नोज ब्लीड करने लगती है और वो गिर जाता है। जबकि डोंगमान बेचारे की तो फेस ब्यूटी ही खराब हो गई थी। यहाँ पर वो एरा के पास आता है और उसे सॉरी करता है जब अपने बैंडेजेस करा कर आया था। लेकिन एरा उसे नाराज होने लगती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये सब ना करो, इसमें ना पड़ो। पर यहीं पर ही खड़े खड़े डोंगमान को सब कुछ सुनाई देना बंद कर जाता है। एक्चुअली उसके एयर पर इफेक्ट हुआ था, उस बेचारे की हालत खराब हो जाती और वहीं पर ही चिल्लाने लगता है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था।
अब वो लोग उसका सिटी स्कैन कराते हैं और उसके बाद पता चलता है कि उसके कान में एक फ्रैक्चर हो गया है और जिसकी वजह से उसे एहतियात करनी होगी। थोड़े अरसे बाद उसकी हियरिंग तो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन अगर दोबारा से यहाँ पर चोट लगी तो शायद वो हमेशा के लिए डेफ हो जाए। अब डॉगमान बेचारे ने तो बिस्तर ही पकड़ लिया था। एरा उससे मिलने के लिए रोज आती थी, लेकिन वो किसी से कोई बात नहीं करता था। एरा डेली उसके पास आती रहती है और उसकी केयर करती रहती है। इसी तरह से समय बीतता चला जाता है और फिर फाइनली एक दिन डॉगमान उठता है और पीछे से आकर एरा को हक कर लेता है। उसका कान ठीक हो गया था, उसकी हियरिंग पावर्स वापस आ चुकी थी। अब एरा को काफी तसल्ली हो जाती है। अब उसके बाद एरा उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, एक्चुअली तुम्हारे स्कल के अंदर फ्रैक्चर आया था और ये फ्यूचर में भी बिगड़ सकता है अगर दोबारा चोट लगी तो, इसलिए तुम्हें इतना बता दूं इन शॉर्ट, तुम अब फाइट नहीं कर सकते। लेकिन डॉगमान इस बात को बिल्कुल नॉन सीरियस ले रहा था और कहने लगता है कि इंजरीज तो आती रहती हैं, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं 10 साल बाद रिंग में उतरा था, 2 मैच करके बस पीछे बैठ जाऊं, इम्पॉसिबल। और फिर हमें दूसरी बात ये भी पता चलती है कि आजकल हेरिन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इवन के 1-2 दफा तो एरा को शक होने लगता है कि खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वो उसके फ्लैट पर पहुंच जाती है और उसे हेरिन की हालत देखकर उस पर काफी दया भी आती है, लेकिन वो तो सिर्फ अपनी लाइट फिक्स कर रही थी, वो उसकी हेल्प भी करने लगती है। उधर सली की मुलाकात नेक्स्ट डे होती है जूमान की मम्मी से और वो उसे कहने लगती है कि तुम दोनों के ब्रेकअप के बाद जूमान की कोई हालत नहीं रही और मैं उसे इस तरह से नहीं देख सकती, इसलिए अगर तुम्हें हमारी तरफ से कोई शिकायत थी या फिर हमारे परिवार की तरफ से तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया गया था तो तुम जूमान को माफ कर दो प्लीज। मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ, हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, तुम्हारा जो दिल चाहता है करना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। पर सली कहने लगती है कि ये तो बात ही नहीं थी। उधर एरा एक दिन अपनी लैंड लेडी को कुछ खाना देने के लिए जाती है। वो उसके हाथ का बना हुआ खाना खाकर काफी खुश होती है और बाद में रोने भी लगती हैं। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो लैंड लेडी कोई और नहीं बल्कि एरा की ही मम्मी है और उनके पास एरा की बचपन की बहुत सारी फोटोज हैं। वो आज भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो उसे बचपन में क्यों छोड़कर चली गई थी, उसकी वजह ये थी कि शादी से पहले वो मूवी स्टार हुआ करती थी, लेकिन उनकी रेप्यूटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और वो ये नहीं चाहती थी कि उनकी रेप्यूटेशन का असर उनकी बेटी के फ्यूचर पर हो। इसीलिए वो एरा को छोड़कर चली गई थी जब उनके पास्ट के बारे में बहुत सारी बातें मीडिया पर पब्लिक हो गई थी। लेकिन वो कभी भी अपनी बेटी को खुशी से नहीं छोड़कर गई थी, बल्कि वो बहुत दुखी थी क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उनके ब्लैक पास्ट की परछाई उनकी बेटी के फ्यूचर पर पड़े। पर वो ये सारा समय उसके साथ कनेक्टेड रही थी, उस पर नजर रखती थी, उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनीज में भी चोरी चोरी जाती थी, बर्थडेज पर उसे गिफ्ट देती थी, इवन कि उसे सपोर्ट भी करती थी। और उसके बाद डॉगमान की सिस्टर भी हमें दिखाते हैं जो कि बहुत सुंदर थी, डोंगी। उसका ऑपरेशन तो हो गया था लेकिन अभी तक उसके पैर ठीक नहीं हुए थे। वो आज अपने भाई के पास आती है और उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हारा मैच देखा था और पता है मैं अब क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम किसी कीमत पर किसी से कभी ना हारो और यही मेरी विश है। अब थोड़े अरसे बाद डॉगमान का ताक्सू से दोबारा से मैच होना है, वही मैच जिसका डिसीजन नहीं हो सका था। लेकिन एरा उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम अपनी इंजरी के बारे में भी जानते हो फिर भी ऐसा फैसला कर रहे हो। पर डॉगमान का कहना था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शुरू हो तो उन्हें खत्म करना बहुत जरूरी है और ये भी उन्हीं में से एक है। एरा कहने लगती है तुम मेरी बात नहीं मान रहे, काश हम कभी डेटिंग स्टार्ट ही ना करते क्योंकि अब तुम्हें लेकर मैं बहुत ज्यादा वीक हो चुकी हूँ और मुझ में और कुछ भी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। उसने बहुत कुछ खोया था लेकिन वो डॉगमान को नहीं खोना चाहती थी। अब सलही और जूमान की तो पहले से ही लड़ाई हुई थी, लेकिन अब एरा की और डॉगमान की भी हो जाती है। एरा को लगने लगता है कि ये मुझे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन डॉगमान ने ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की थी, जबकि जूमान बार बार कुछ ना कुछ खाना बनाकर उनके घर के बाहर रखता रहता था। उसके बाद एरा एक काम से लैंड लेडी के घर पर जाती है। यहाँ पर वो एक डॉल को देख लेती है जो उसकी कबर्ड में पड़ी हुई थी। वो डॉल देखते ही उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। उसके पास मम्मी नहीं थी और उसने अपनी मम्मी के लिए कुछ कार्ड्स भी लिखे थे और एक डॉल भी बनाई थी। ये वही डॉल थी, उसकी हैंडमेड। एरा को वो पहचानने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। वो उनसे पूछने लगती है कि ये पिक्चर्स मेरी है ना, आप मुझे छोड़कर चली गई थी। लेकिन यहाँ पर मम्मी उसे समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आगे से कहती है कि बचपन में मुझे आपकी जरूरत थी, अब नहीं, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, खुद को खुद ही संभाल सकती हूँ, अब आपको मेरी मम्मा बनने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उधर हेरिन का भी मानव बदल चुका था। वो आती है और डॉगमान को कहने लगती है कि एक्चुअली एरा तुमसे बहुत प्यार करती है और अक्सर एरा को मैं ही तुम्हारे सामने गलत साबित करती थी। वो तुम्हारे लिए इतनी केयर करती थी पर सारे नंबर मैं ही बना जाती थी, इसलिए अब मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम और एरा दोनों खुश रहो।
और फिर हमें फ्लैशबैक में ये भी दिखाते हैं कि जब हेरिन डोंगमान को छोड़कर चली गई थी किसी और से शादी करने के लिए, तो डोंगमान बहुत अकेला पड़ गया था। एरा को उसकी बहुत फिक्र होती थी कि खुद के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, तो वो बहाने बहाने से या तो उसके घर पर आकर सो जाती थी या फिर बार बार उसका हाल चाल पूछने के लिए पहुंची रहती थी, ताकि कोई भी डैमेज वो खुद को करने लगे तो वो उसे बचा ले। एक्चुअली ये सब एरा का लव ही तो था जो डोंगमान को कभी समझ नहीं आई थी। उधर एरा अपने डैड के पास जाती है उनसे यही बात पूछने के लिए। डैड उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी मम्मी इतनी भी बुरी नहीं थी, हाँ पास्ट में उनसे गलतियां हुई थी, लेकिन वो तुम्हें एक रीजन से छोड़ कर गई थी। और वो साथ साथ उसे बहुत सारी फोटोज भी दिखाते हैं। उसकी मम्मी हमेशा उसको सपोर्ट करने के लिए पहुंचती थी और चोरी चोरी उसकी केयर करती रहती थी। फाइनेंशियली भी उन्होंने उसे बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि वो कहने लगते हैं कि मेरी कमाई इतनी ज्यादा नहीं थी कि मैं तुम्हें इतना अच्छा पढ़ा सकता, ये सारा कुछ तुम्हारी मम्मी की वजह से पॉसिबल हुआ है। अब एरा का दिल भी अपनी मम्मी को लेकर जरा खुलने लगता है, जबकि उधर डोंगमान बहुत सख्त ट्रेनिंग ले रहा था और किराल उसे अच्छे से ट्रेन कर रहा होता है। किराल नहीं चाहता था कि अब की बार डोंगमान टक्सू को एक भी चांस दे। अभी फाइनली 2 महीने ओवर हो जाते हैं और किराल अपनी ट्रेनिंग पूरी करा के अब वापस ब्राजील जा रहा था। वो जाते जाते कहता है कि शायद हम एक दूसरे को दोबारा मिले, हो सकता है किसी रिंग में, लेकिन कोच कहने लगता है कि ऐसी खतरनाक बातें ना करें, हो सकता है आप लोग खाने की टेबल पर कभी मिले। वेल अब फाइनली मैच का दिन आ जाता है, वही डिसिसिव मैच। कोच डोंगमान को बेस्ट विशेस देता है और कहता है कि तुमने इस दिन का बहुत सालों से इंतजार किया है, आज तुम ही छाओगे। इस मैच की अनाउंसर भी एरा थी और यहाँ पर जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है एरा बहुत दुखी हो जाती है। वो देखना नहीं चाहती थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो डरी हुई थी लेकिन फिर भी मैच देखती रहती है डोंगमान को उसकी सपोर्ट शो करने के लिए। वो बहादुर था, वो भी दिखाना चाहती है कि वो उसी की गर्लफ्रेंड है। वेल अब उन दोनों के बीच बहुत टफ मुकाबला होता है और वो जो पहले डोंगमान की कमजोरी हुआ करती थी अब वो ग्राउंड पर गिरकर भी बहुत अच्छी फाइट कर लेता था। किराल ने उसकी ये वीकनेस दूर करा दी थी और फिर फाइनली वो मैच डोंगमान जीत जाता है और अब की दफा किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगी थी। और यही वो दिन था जिसका डोंगमान और उसकी फैमिली इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। उसने फाइनली अपना कैरियर, अपनी रेप्यूटेशन, सारा कुछ वापस हासिल कर लिया था। यहाँ पर अनाउंसर उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया और उसके बाद सारे वहां से बाहर जा रहे थे, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर एरा को रिंग में ही रोक लेता है और सबके सामने उससे कहने लगता है कि मैं अब डेटिंग वगैरह में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था क्योंकि वो ब्रेकअप से डरता था। अब एरा उसे यस कर दिया और वो उसे हक कर लेता है। ये सीन बहुत रोमांटिक था। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग बैठे अपनी वेडिंग के लिए प्लानिंग कर रहे थे और यहीं पर ही उनको पता चलता है कि जूमान और सली वो भी दोनों दोबारा एक हो चुके हैं। लेकिन सली डर रही थी कि एरा उसे बहुत मारेगी क्योंकि उसने उसे जूमान से दूर रहने को कहा था। और उसके बाद एरा अपनी मम्मी के पास भी जाती है, वो उनसे बहुत अच्छे से बात करती है। अब उसकी उनसे कोई नाराजगी नहीं थी और मम्मी भी ये सारा कुछ देखकर बहुत खुश नजर आती हैं। और उसके बाद लास्ट सीन में वो चारों फ्रेंड्स अपने टिपिकल पॉइंट पर रूफ टॉप पर बैठकर बातें कर रहे थे। नेक्स्ट डे एरा की और डोंगमान की शादी है और इसी को लेकर वो सारे बहुत खुश थे। और इसी के साथ ही स्वीट से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।